अध्याय 1081। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं निश्चित रूप से करूंगा। जियो युक्सी ने यांग ये को स्थिर दृष्टि से देखा और उसके हाथ में एक म्यानदार तलवार थी। यांग ये चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर शियाओ युक्सी ने गंभीरता से कहा, आप कौन हैं? यांग ये ने उत्तर दिया, आप मेरी पत्नी हैं, तो आप मुझे क्या समझती हैं? क्या तुम मरना चाहते हो? जियो युक्सी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, शियाओ युक्सी के पास गया और कहा, क्या तुम्हें अतीत याद है? वह उसे बहुत देर तक देखती रही और बोली, मुझे नहीं मालूम। यांग ये की आंखों में दर्द की एक झलक उभरी, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। युक्सी, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें उस दिन जाने नहीं देना चाहिए था। स्विश। शियाओ युक्सी की तलवार अचानक म्यान से बाहर निकल गई, और फिर एक तलवार यांग ये के गले पर दबा दी गई। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, मुझे इसे फिर से दोहराने दो। मैं तुम्हें नहीं जानती। यांग ये ने उसकी आंखों में सीधे देखा, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में ये सारे रहस्य कैसे जानता हूँ। जियाओ युक्सी की आंखों में हत्या की मंशा थी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। चूंकि तुम्हें अतीत याद नहीं है, तो मुझे बताने की इजाजत दो। तुम मेरी पत्नी थी। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, जियो युक्सी ने अचानक अपनी कृपाण घुमाई। झनकार। यांग ये कुछ कदम पीछे हटा, और उसके गले पर लाल निशान था। जब उसने देखा कि उसकी तलवार यांग ये की त्वचा को भेदने में सक्षम नहीं थी, तो उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी की लहर दौड़ गई। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शारीरिक सुरक्षा वास्तव में इतनी मजबूत होगी। यांग ये ने उसके गले पर लगे लाल निशान को छुआ और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मुझे मारने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे डर है कि तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। अचानक एक आवाज गूंजी। यांग ये ने उस आवाज को पहचान लिया, क्योंकि वह पहले वाले बुजुर्ग लिन युएन की थी। यांग ये कमरे से बाहर चला गया। लिन युएन उसे ठंडे नजरों से देख रही थी, और उसके बगल में 3 अन्य महिलाएं थीं। लिन युएन ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी हिम्मत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आएंगे। यांग ये ने कहा, क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? क्या तुम भी इसके लायक हो? लिन युएन ने तिरस्कार के साथ कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि कोई पहले से ही युक्सी का पीछा कर रहा है, और वह मो युनटियन है। क्या तुम जानते हो कि मो युनटियन कौन है? वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मार्शल रैंकिंग में 35वें स्थान पर है। तुम्हारे बारे में क्या? तुम खुद को क्या समझते हो? युक्सी का पीछा करने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या तुम अपनी सीमाओं को जान सकते हो? यांग ये ने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी है कि आप उसके प्रति इतने सुरक्षात्मक हैं। लेकिन यह हमारे बीच का मामला है, तो क्या आप हमें इसे खुद ही निपटाने देंगे? युक्सी का व्यवसाय मेरे 1000 क्रेन संप्रदाय का व्यवसाय है। लिन युइन ने ठंडे स्वर में कहा, वह जल्द ही मो युनटियन की हो जाएगी। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मुझे वास्तव में यह सुनना अच्छा नहीं लगा जो तुमने अभी कहा। तो क्या हुआ? लिन युइन ने तिरस्कार के साथ कहा, आप जैसे मात्र एक अर्धसंत। एल्डर लिन। अचानक जियाओ युक्सी ने लिन युइन को बीच में टोकते हुए कहा, यह हमारे बीच का मामला है। चलो हम खुद ही इससे निपट लें। यांग ये ने जियाओ युक्सी की ओर देखा, और फिर उसने धीरे से अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। युक्सी। लिन युएन का चेहरा उतर गया, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे और मो युनटियन के बीच का मिलन सिर्फ तुमसे ही नहीं जुड़ा है, यह हमारे 1000 सारस संप्रदाय से भी जुड़ा है। इसके अलावा यंग मास्टर मो तुम्हारे प्रति भावुक है, इसलिए अगर उसे पता चले कि तुम किसी और आदमी के साथ हो तो क्या उसे दुख नहीं होगा? उसे चोट तो लगेगी। यांग ये ने हंसते हुए कहा, इसका उससे क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता कि आपको इतना अहंकार से बात करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है। लिन युइन ने यांग ये को देखा और कहा, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि आप उसकी तुलना में चींटी से भी कमजोर हैं। इस बीच लिन युइन ने अचानक लिन युइन को देखा, एल्डर लिन, मैंने आपको बताया था कि यह हमारे बीच का मामला है। क्या मुझे अपने निजी मामलों से निपटने का अधिकार नहीं है? लिन युइन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे आशा है कि तुम में थोड़ा आत्मसम्मान है। उसने तीनों महिलाओं को अपने साथ ले जाने से पहले यांग ये की ओर ठंडे स्वर में देखा। लिन युइन के चले जाने के बाद यांग ये ने शियाओ युक्सी को देखा और कहा, अगर यह अतीत में होता तो आपने मुझसे इस तरह बात करने के लिए उस पर अपनी तलवार घुमाई होती। जियाओ युक्सी ने कहा, मैं सचमुच तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी याददाश्त खो देते हैं। यांग ये ने आगे कहा, एक बार जब मैं वाइड्य अकादमी में अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं आपकी याददाश्त वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि 1000 सारस संप्रदाय में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जियाओ युक्सी ने जवाब दिया, यह मेरा अपना मामला है। यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह उसके सामने था।
जियाओ युक्सी जवाबी हमला करने ही वाली थी कि यांग ये के हाथों ने अचानक उसके कंधों को दबा दिया। एक पल में वह एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ हो गई। यांग ये ने उसे देखा और कहा, युक्सी, याद रखो कि तुम्हारा व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। मुझे पता है कि तुमसे यह कहना व्यर्थ है। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उसे छोड़ दिया और वहीं गायब हो गई। डॉट 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 अगरबत्ती मंडप से निकलने के बाद यांग ये अभी कुछ दूर भी नहीं गया था कि अचानक एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि लिन युएन था। लिन युएन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें स्काई कैपिटल सिटी में ही मार देना चाहिए था। यांग ये ने उसकी तरफ देखा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके चारों ओर घूम गया। इस बीच उसकी आकृति ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया, मत करो। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। लिन युएन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह बस हमला करने ही वाली थी। हालांकि इरादे की एक भयानक लहर अचानक उस पर दबाव डालती है, जिससे उसका शरीर क्षण भर के लिए अकड़ जाता है। और यह ठीक वही क्षण था जब एक हथेली उसके दाहिने गाल पर वार करती है। थप्पड़। खामोश रात के आसमान में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। लिन युएन उड़ते हुए उड़ गई, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी जब यांग ये फिर से उसके सामने आ गया, और लिन युएन अभी भी स्तब्ध थी क्योंकि एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा था। थप्पड़। लिन युएन फिर से उड़ते हुए चौंक गई, और लगभग 1 किलोमीटर दूर उड़ने के बाद उसका फिगा आखिरकार रुक गया। लेकिन वह अभी रुकी ही थी कि अचानक यांग ये फिर से उसके सामने आ गया। इस बार वह पहले की तरह अचंभित नहीं थी, और जब यांग ये उसके सामने आया तो उसने तेजी से अपनी हथेली यांग ये पर थपथपाई। यांग ये ने इसे टाला नहीं और उसकी हथेली को अपनी छाती पर पड़ने दिया। टकराना। यांग ये की छाती पर वार करते ही उसकी हथेली हिल गई, लेकिन यांग ये बिल्कुल भी नहीं हिला। लिन युएन हैरान रह गई। भले ही उसने जल्दबाजी में हमला किया था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन यह इतनी कमजोर नहीं थी कि कोई नुकसान न हो। क्या यह आदमी ड्रैगन है? इस बीच जब वह स्तब्ध थी, यांग ये ने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। सकना। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर फिर से उड़ गया। अंत में वह जमीन पर जोर से गिर गई। वह अभी खड़ी होने ही वाली थी कि यांग ये फिर से उसके सामने आ गया, और फिर उसने उसके पेट पर जोर से वार किया, जिससे उसके मुंह से खून की एक और बूंद निकली। लिन युएन ने आश्चर्य से यांग ये को देखा। मेरे जैसे संत को वास्तव में एक अर्ध संत द्वारा कुचला जा रहा है। यांग ये ने लिन युएन की ओर देखा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया। लिन युएन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने सहज रूप से अपना सिर एक तरफ कर लिया। हालांकि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी यांग ये की हथेली ने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने फिर से अपना सिर घुमाकर यांग ये को देखा, और वह गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चाल चलने की? थप्पड़। यांग ये ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। तुम कहती हो कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो मैं तुम्हारे साथ चाल चलूंगी। चूंकि यह ऐसा ही है, तो मेरे पास तुम्हें थप्पड़ मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि तुम यह न कहो कि मैं तुम्हारे साथ चाल चल रही हूं। सकना। उसके मुंह से फिर खून की एक बूंद निकली। कोई नहीं जानता था कि यह चोट की वजह से था या गुस्से की वजह से। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन तुम अनिच्छुक लग रही थी। तो क्या अब हम ठीक से बात कर सकते हैं? लिन युएन चुपचाप यांग ये को घूरती रही। क्या हम कर सकते हैं? यांग ये अचानक गुस्से से चिल्लाया। लिन युएन की नाजुक आकृति कांप उठी जब उसने यांग ये के चेहरे पर क्रूर अभिव्यक्ति को देखा, और उसने सहज रूप से सिर हिला दिया। क्या यह बेहतर नहीं है? यांग ये ने आगे कहा, मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हें मना करना पड़ा और मुझे तुम्हारे खिलाफ ऐसे तरीके अपनाने पर मजबूर करना पड़ा। ठीक है, जब तक तुम्हें यह पसंद है तब तक सब ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उनका जवाब सच्चाई से दोगे। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा और तुम्हें शहर के फाटकों के बाहर लटका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक तुम मर जाना चाहो। लिन युएन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई, और उसकी आंखों में भय था। यांग ये ने पूछा, जियो युक्सी हजार सारस संप्रदाय में कैसे पहुंची? लिन युएन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, यह मार्शल आंटी डिंग लिन ही थी जो उसे लेकर आई। बाकी सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यांग ये ने पूछा, उसने अपनी याददाश्त क्यों खो दी है? लिन युएन ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आंटी डिंग लिन को इसका कारण पता होना चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हैं। यांग ये चुप हो गया। वह जानता था कि लिन युएन शायद झूठ नहीं बोल रही थी, और उसने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। डिंग लिन। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि युक्सी ने अपनी याददाश्त क्यों खो दी है, तो मेरे पास उसे खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके फिर से लिन युएन को देखा। भविष्य में युक्सी को अपना खुद का व्यवसाय करने दो, और अब और काम में दखल मत दो।
समझे। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। क्या तुमने मुझे सुना? यांग ये की आवाज थोड़ी तेज हो गई और लिन यूइन ने जल्दी से सिर हिला दिया। यांग ये ने लिन यूइन के सूजे हुए चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा और फिर वह घूम गया और बगल की ओर देखा। मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने लिन यूइन को छोड़ दिया और चला गया। अगर जियाओ युक्सी ने लिन यूइन को मार दिया तो वह निश्चित रूप से बुरी स्थिति में आ जाएगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम वाइट डी अकादमी के मामलों से निपटना था। यांग ये के चले जाने के बाद जियो युक्सी लिन यूइन के सामने प्रकट हुई और उसने लिन यूइन की ओर देखा और फिर मुड़कर चली गई। लिन यूइन ने अपने सूजे हुए चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक उग्र भाव था जबकि आक्रोश उसकी आंखों में भर गया। चाहे आप कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से। अचानक यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसे देखा और कहा, तुम निश्चित रूप से क्या करोगे? लिन यूइन के पास कहने को शब्द नहीं थे। अध्याय 1082 मुझे डर है कि तुम बोझ बन जाओगे। लिन यूइन का चेहरा इस समय बिल्कुल भद्दा था। इस बीच जियो युक्सी जो जाने वाली थी, रुक गई और उसने मुड़कर यांग ये को देखा। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाकर लिन यूइन के बाएं गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा जो अभी भी सामान्य था, और वह मुस्कुराया। वास्तव में, तुम्हारा मुझसे बदला लेना बहुत सामान्य बात है। मैं भी यही करूंगा। ऐसा मत करो। लोग सोच सकते हैं कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। इस समय लिन यूइन का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, जबकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सूजे हुए दाहिने गाल के साथ वह वास्तव में बिल्कुल दयनीय लग रही थी। यांग ये ने लिन यूइन को देखा और अपना सिर हिलाया। अतीत में संत मेरे लिए बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे, लेकिन एक बार जब मैंने पर्याप्त ताकत हासिल कर ली तो मैंने देखा कि वे आम लोगों से अलग नहीं हैं। उनमें भावनाएं होती हैं और वे मृत्यु से डरते हैं। इस बिंदु पर यांग ये ने जियाओ युक्सी को देखने के लिए पलट कर कहा, क्या आप उसकी मृत्यु से प्रभावित होंगे? मैं करूंगी, जियो युक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर यह अतीत में होता तो आप मना कर देते। यांग ये ने बात खत्म करने के बाद पलटकर दूर चले गए, लेकिन वह सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर रुक गए और फिर उन्होंने लिन यूइन को देखने के लिए पलटकर कहा, अगर मुझे पता चला कि आपने फिर से उसकी आज़ादी में दखल दिया है तो मैं निश्चित रूप से आपको नंगा कर दूंगा और शहर की दीवारों पर लटका दूंगा। ठीक है, आप जीवित रहेंगे। जैसे ही उसने बात खत्म की, यांग ये ने आसमान की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान उभरी और फिर वह रात के घूंघट के नीचे गायब हो गया। वह कौन है? लिन यूइन ने यांग ये के चले जाने के बाद शियाओ युक्सी को देखा। वह मूर्ख नहीं थी। जो व्यक्ति उसे केवल अर्धसंत क्षेत्र में रहते हुए पूरी तरह से असहाय बना सकता था, वह बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं उसे नहीं जानती। जियाओ युक्सी ने लिन यूइन की ओर देखा और कहा, यह सबसे अच्छा है कि आप उसे नाराज न करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वह अभी मजाक नहीं कर रहा था। जियाओ युक्सी ने बोलना समाप्त करते ही वहां से चली गई। लिन यूइन ने वहीं खड़े होकर अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। अमर बादल निवास। दरअसल, अगर यह संभव होता तो वह सिर्फ लिन यूइन को मारना चाहता था, क्योंकि उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि वह भविष्य में जरूर बदला लेगी। हालांकि अगर उसने लिन यूइन को मार दिया तो जियाओ युक्सी निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगी। आखिरकार लिन यूइन अकेली नहीं थी जिसने उसे जियाओ युक्सी के साथ देखा था, और वाइट डी अकादमी भी उसे मारने नहीं देगी। उसने पहले अपनी आभा नहीं छिपाई थी और उसने देखा था कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन उसने उस व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस व्यक्ति का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। हालांकि वह जानता था कि अगर वह लिन यूइन को मारने की कोशिश करता तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता। आखिरकार यह वाइट डी अकादमी का क्षेत्र था, इसलिए अगर 1000 क्रेन संप्रदाय का कोई सदस्य यहां मर जाता तो वह अपना चेहरा कहां रखता। बेशक, अगर वह वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में लिन यूइन को मारना चाहता था तो वाइट डी अकादमी के विशेषज्ञ भी उसे रोकने में असमर्थ होते। हालांकि क्या यह जरूरी था? छाया में छिपे उस विशेषज्ञ का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से विद्वान गुट का सदस्य था। लिन यूइन के लिए विद्वान गुट की बुरी किताबों में शामिल होना वास्तव में काफी मूर्खता होगी। आखिरकार यांग ये की राय में लिन यूइन को मारना कुछ ऐसा था जो वह कभी भी कर सकता था। यांग ये अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, हल्की सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और आज जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया। आज जिस बाहरी दरबार के प्रशिक्षक से उसने एन नानजिंग के साथ युद्ध किया, वह एक संत था, एक उच्च पद का संत, और क्लाउड मचेंट ग्रुप का वह ग्रे रंग का वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति भी एक उच्च पद का संत था। लेकिन उनकी शक्तियों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसा था। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि साधना के क्षेत्र किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन करने का एकमात्र मानक नहीं थे। सबसे सरल उदाहरण एन नानजिंग और खुद थे। वे केवल उच्च श्रेणी के अर्ध संत थे, लेकिन उनकी ताकत उच्च श्रेणी के संतों से थोड़ी भी कम नहीं थी।
क्यों? युद्ध तकनीक, इरादा, युद्ध की प्रवृत्ति, शारीरिक शरीर की ताकत और कई अन्य कारक जैसे कई कारण थे। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति की ताकत का आकलन केवल उसके अभ्यास से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका आकलन हर पहलू के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे उसे हमेशा याद रहता था कि वह कभी भी साधना के निचले क्षेत्र में किसी को कम न आंके, जैसे कि नेदरमैडन। वह उस समय साधना के पूरे क्षेत्र में उससे नीचे थी, फिर भी उसकी ताकत उसके लिए बिल्कुल भी कम नहीं थी। सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में ऐसी प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन उसने अभी तक उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी। हालांकि वह जानता था कि वह जल्द ही उनसे मुलाकात करेगा। यांग ये बहुत देर तक बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा और फिर उसके हाथ में एक सुनहरा फल आ गया। यह एक एडेमेंटियम फल था। जब वह जंगली जानवरों से भरी उस दुनिया में था, तो यांग ये को याद आया कि कैसे शुआई वैन्यांग ने कहा था कि एडेमेंटियम फल राक्षस जानवरों के लिए बेहद फायदेमंद थे लेकिन इंसानों के लिए हानिकारक थे, क्योंकि इंसानों का भौतिक शरीर एडेमेंटियम फलों के भीतर की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता था। उन्हें जबरदस्ती खाना शरीर की क्षमता को खत्म करने के बराबर होगा, और यहाँ तक अगर कोई संत का भौतिक शरीर रखता है, तो भी इसे खाने के बाद वह निश्चित रूप से लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वह इसे निगलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका शरीर किसी राक्षस जानवर से कमतर नहीं था, इसलिए एडेमेंटियम फल के दुष्प्रभाव शायद उस पर लागू नहीं हुए। एडेमेंटियम फलों के बारे में सोचने का कारण मुख्य रूप से यह था कि तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने से होने वाला नुकसान अब उसके शरीर को बेहतर बनाने में बहुत प्रभावी नहीं था। उसका शरीर उसके लिए स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चाहे वह ब्रिंक कानून हो या हेवन रेंड, उन्हें एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास अपनी शारीरिक शक्ति नहीं होती, तो उसकी समग्र शक्ति निश्चित रूप से कुछ स्तरों से कम हो जाती। इसलिए उसने एडेमेंटियम फलों का सेवन करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास उनमें से 100 से अधिक थे। जैसे ही उसने इसे निगला, यांग ये को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके अंदर आग की एक गेंद उभर आई हो और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। हालांकि इसके अलावा कोई और असर नहीं हुआ। यह काम नहीं करता। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वास्तव में उसके अंदर से धधकती लपटें उठ रही थीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मेरिडियन और हड्डियां जल रही थीं। यह बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा तब हुआ था जब उसने इतने सालों पहले अपने शरीर को शांत करने के लिए नेदर घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल किया था। अंतर यह था कि आग की लपटें नेदर घोस्ट फ्लेम की तुलना में बहुत अधिक भयानक थीं। हालांकि यह अभी भी तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने से होने वाली प्रतिक्रिया जितनी दर्दनाक नहीं थी। यांग ये ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका शरीर, मेरिडियन और यहाँ तक हड्डियां भी एक परिवर्तन से गुजर रही थीं। यांग ये इस खोज से बहुत खुश था, क्योंकि इससे साबित हुआ कि एडेमेंटियम फल ने उस पर काम किया। हालांकि लगभग 1 घंटे के बाद ही उस पर लगी लपटें धीरे धीरे खत्म हो गईं और परिवर्तन से गुजरने का एहसास भी धीरे धीरे खत्म हो गया। यांग यी ने भौहें सिकोड़ी और फिर एक और फल निगलने से पहले उसने कुछ क्षण तक गहराई से सोचा। ठीक इसी तरह जब भी पिछले फल का असर खत्म हो जाता, यांग ये तुरंत दूसरा निगल लेता। पलक झपकते ही भोर हो गई, लेकिन वह यहीं नहीं रुका और एडेमेंटियम फलों का सेवन जारी रखा। इस बीच उसके कपड़े गायब हो गए थे और उसकी नंगी त्वचा वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे छूट रही हो। अगर एन नानजिंग और अन्य लोग यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से चकित हो जाते, क्योंकि यांग ये का भौतिक शरीर कितना भयानक था। आखिरकार उच्च श्रेणी के दिव्य रैंक वाले ब्लेड वाला एक संत भी उसकी त्वचा को नहीं काट सकता। लगभग 6 घंटे बीत जाने के बाद यांग यी के ऊपरी शरीर की त्वचा उतर गई थी और उसकी जगह हल्के पीले रंग की त्वचा की एक पतली परत आ गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। यांग ये के शरीर के निचले हिस्से की त्वचा उतरने लगी और उसने अभी भी एडेमेंटियम फलों का सेवन बंद नहीं किया था। एक दिन में ही उसने 50 से अधिक गोलियां खा लीं। अगर किसी और को पता चल जाए कि वह इस तरह से एडेमेंटियम फल खा रहा है, और खासकर अगर वे राक्षस जानवर हों, तो वे निश्चित रूप से उसे मार देंगे, क्योंकि एडेमेंटियम फलों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। हॉल में नानजिंग अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी थी। ज़ुबो शेन लगातार उसके सामने इधर उधर घूम रहा था और उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने एन नानजिंग को देखा और कहा, अभी सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। वह आदमी क्या कर रहा है? इस समय उसके साथ कुछ ना हुआ होता तो अच्छा होता, वरना हमारी बहुत बदनामी होती। एन नानजिंग ने अपनी आंखें खोली और ज़ुबो शेन की ओर देखा। वह खेती कर रहा है। खेती कर रहे हैं। ज़ुबो शेन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। इस तरह के समय में खेती कर रहे हैं? इस तरह के समय में क्या उसे एहसास है कि हमें आज क्या करना है? हमें लॉ फैक्शन के उन लोगों से लड़ना है। बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। हम सिर्फ ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, हम पाइन प्रीफेक्चर का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इस बार हम अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं, तो पाइन प्रीफेक्चर का कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रीफेक्चर में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा।
एन नानजिंग ने कहा, क्या आप और मैं इससे निपटने के लिए वहां नहीं हैं? मैं। ज़ुबु शेन के मुंह के कोने फड़क उठे, और थोड़ी देर बीतने से पहले वह फूट फूट कर हंसा। क्या आप उस साथी से कह सकते हैं कि वह अभी साधना करना बंद कर दे? इस बीच फैंग यून हॉल में चला गया। उसने एन नानजिंग और ज़ुबु शेन की ओर देखा और फिर पूछा, यांग ये कहाँ है? ज़ुबु शेन ने उत्तर दिया, वह खेती कर रहा है। फैंग यून ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अब हर कोई आप सभी का इंतजार कर रहा है। एन नानजिंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर वह मुड़ी और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसे यांग ये के कमरे में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय यांग ये के निचले शरीर की त्वचा अभी भी झड़ रही थी, और केवल उसके पैरों की त्वचा पूरी तरह से नहीं गिरी थी। वह यांग यी को काफी देर तक देखती रही और फिर मुड़कर चली गई। उसे हॉल में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। ज़ुबु शेन ने पूछा, यांग ये कहाँ है? एन नानजिंग ने अपनी हथेली को पलटा, और स्काई स्प्लिट उसकी मुट्ठी में आ गया, इससे पहले कि वह बाहर निकलने की ओर चलती। ज़ुबु शेन दंग रह गया, और फिर उसने जल्दी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? एन नानजिंग ने उत्तर दिया, वाइट डिया अकादमी। ज़ुबु शेन का चेहरा उतर गया, और फिर उसने एन नानजिंग को रोकते हुए कहा, तुम खुद जा रहे हो? यांग ये के बारे में क्या? वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उसके चारों ओर घूमकर बाहर की ओर चली गई। ज़ुबु शेन काफी देर तक वहीं हिचकिचाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और एन नानजिंग का पीछा किया। इस बीच एन नानजिंग अचानक रुक गई और उसे देखकर बोली, मेरे साथ मत आओ। ज़ुबु शेन ने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता। मुझे डर है कि तुम बोझ बन जाओगी। नानजिंग की आकृति उसके बोलना समाप्त करते ही गायब हो गई। ज़ुबु शेन अवाक रह गया। अध्याय 1083, मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्हाइट डिया अकादमी। यह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। अगर कोई पहाड़ की तलहटी से ऊपर देखता, तो उसे बादलों और धुंध के बीच छिपी हुई कोई इमारत दिखाई देती। चोटी की सीमाओं पर पानी के अनगिनत खंभे थे जो ऊपर से नीचे की ओर बह रहे थे, जैसे कि बाहरी अंतरिक्ष से आकाशगंगा बरस रही हो। यह एक बिल्कुल शानदार दृश्य था। इसके अलावा पहाड़ के केंद्र में व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से सीधी सीढ़ियां थीं, और यह नीचे से ऊपर तक लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वह आरोहण सीढ़ी है। पहाड़ की तलहटी में एन नानजिंग के पास खड़े फैंग यून ने कहा, वह अंतिम बाधा है, और अंतिम परीक्षा है जो हमारे व्हाइट डिया अकादमी ने व्हाइट डिया आयाम के निवासियों के लिए रखी है। उस सीढ़ी पर चढ़ो और तुम आसमान पर चढ़ जाओगे। ठीक है, तुम किसी भी खजाने या गहन ऊर्जा पर भरोसा नहीं कर सकते। बेशक, तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर एक संरचना है, और यह तुम्हारी गहन ऊर्जा को दबा देगी। यह इच्छाशक्ति की परीक्षा है। साधना का मार्ग अंतहीन है, इसलिए यदि किसी में इच्छाशक्ति की कमी है, तो वह विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? यह मेरे अंतहीन शैतान संप्रदाय के परीक्षणों से भी बदतर है। ज़ुबु शेन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पत्थर की सीढ़ी लंबी थी, यह व्यवहारिक रूप से सीधी थी, और कोई भी व्यक्ति इसे चढ़ने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकता था। तो यह भयानक कैसे नहीं हो सकता था? सबसे बुरी बात यह थी कि गहन ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थता थी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ऊपर जाते समय गिर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फैंग यून ने कहा, यह आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा, है ना? ज़ुबु शेन ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराहट बिखेरी, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। फैंग यून ने सिर हिलाया, अगर आपको भी लगता है कि यह कोई समस्या नहीं है, तो यह मिस एन के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ज़ुबु शेन का चेहरा काला पड़ गया, और उसने फैंग यून को घूरते हुए कहा, भाई फैंग, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। मैं मजाक कर रहा था। फैंग यून मुस्कुराया, और फिर गंभीरता से बोला, मेरी अकादमी में किसी ने एक बार इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 100 सांसों से भी कम समय का इस्तेमाल किया था। यह मेरी अकादमी के इतिहास में सबसे अच्छा परिणाम है। समय की 100 सांसें। ज़ुबु शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एन नानजिंग की आंखों में भी आश्चर्य का भाव था। समय की 100 सांसें। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वह सीढ़ियों से ऐसे गुजरा जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। फैंग यून ने ज़ुबु शेन की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके साथ मजाक करने का कोई कारण है? ज़ुबु शेन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट किया, क्या वह विद्वान गुट से था या कानूनी गुट से? विद्वान गुट, फैंग यून ने उत्तर दिया। ज़ुबु शेन ने तुरंत राहत की सांस ली। इस बीच फैंग यून ने कहा, दूसरे स्थान पर रहने वाले ने 109 सांसों का समय इस्तेमाल किया, और वह कानून के गुट से है। मुझे यह भी बताना चाहिए कि वह कानून के गुट की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ भी है। शायद आप सभी बाद में उससे मिलें। बेशक, शर्त यह है कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हों, अन्यथा वह आप सभी पर कोई ध्यान नहीं देगा। ज़ुबु शेन का चेहरा सख्त हो गया। वह बोलने ही वाला था कि तभी एन नानजिंग सीढ़ियों की ओर चलने लगी। जब वह पास आई तो फैंग यून गंभीर हो गई। जैसे ही नानजिंग ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, पत्थर की सीढ़ी ऐसा प्रतीत हुई जैसे उसमें जान आ गई हो, और आकाश में
अक्षर प्रकट होने से पहले वह थोड़ा हिली। यह शुरू हो गया है। फेंग यून ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पहाड़ की चोटी पर एक मंडप के सामने एक बहुत बड़ा चौक था और उस चौक के बीच में एक बहुत बड़ा अखाड़ा था। अखाड़े के पीछे एक पत्थर के मंच पर लोगों के दो समूह थे जो अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। बाईं ओर के समूह ने चांद की तरह सफेद वस्त्र पहने हुए थे और दाईं ओर के समूह ने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। इसके अलावा जिन मेहमानों को लॉ फैक्शन ने प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया था वे अखाड़े के दाईं ओर पत्थर के मंच पर बैठे थे। जब आकाश में अक्षर दिखाई दिया तो उनमें से एक ने अचानक कहा, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है। सबकी निगाहें तुरंत सीढ़ियों की ओर चली गईं। अतिथि मंच पर काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपने बगल में बैठे लिनेन वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपका मार्शल संप्रदाय वास्तव में आएगा। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा शैतानी रास्ता भी यहाँ होगा। काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने व्हाइट डियर अकादमी के सभी सदस्यों के साथ मंच पर नजर डाली और कहा, प्रतियोगिता सिर्फ एक दिखावा है, उनका आंतरिक संघर्ष शायद उनका असली मकसद है। हाँ, व्हाइट डियर अकादमी तब बहुत प्रमुख थी जब जियाओ वुकिंग अभी भी यहाँ था। उस समय आपके मार्शल सेक्ट और मेरे शैतानी पथ का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि नेदर पवेलियन और दुष्ट गुट को भी उनका सामना करना पड़ा था। फिर भी अब टीएस लिनेन वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पतन का अनुभव किए बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती। काले लबादे वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा, चलो इस बारे में भूल जाते हैं। वैसे भी हम कुछ भी नहीं खोएंगे और यह हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। लिनेन वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि महासागर बादलों अकादमी से वह व्यक्ति शांग युनशी मर चुका है और यह यांग ये नाम का व्यक्ति है जो इस बार आया है। लिनेन के लबादे पहने बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। मैं उनसे यहाँ आते समय मिला था। इस बार उनमें से सिर्फ 3 ही आए थे। क्या वे यहाँ अपनी जान देने आए हैं? काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। यह समय की बर्बादी है। कानून के गुट और विद्वान गुट को बस अपना आमना सामना करना चाहिए। लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वे 3 छोटे बच्चे उतने कमजोर नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। ओह, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में दिलचस्पी की एक झलक दिखाई दी। तुम, वू युआन, शायद ही कभी किसी के बारे में अच्छा सोचते हो। क्या उनमें कोई जन्मजात संत है? नहीं, ऐसा नहीं है। लिनन के लबादे में बूढ़ा आदमी आगे बोला, मुझे नहीं पता कि उनकी असली ताकत क्या है, लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसके आधार पर वे वाकई असाधारण हैं। खास तौर पर भाला लिए वह छोटी लड़की। दुर्भाग्य से मैंने उस दिन उन्हें रोक दिया था, इसलिए मैं उसकी असली ताकत नहीं देख पाया। अब मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों न हम शर्त लगाएं? किस बात पर? लिनन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने काले लबादा पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, समय की 50 सांसें बीत चुकी हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि सीढ़ियां चढ़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 300 सांसें समय लगेगा। अगर उसे 300 से ज्यादा सांसें समय लगेगा तो यह मेरी जीत होगी, और अगर यह 300 सांसों से कम समय लगेगा तो यह तुम्हारी जीत होगी। ठीक है, लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी ने पूछा, हम किस पर शर्त लगा रहे हैं? 1000 बैंगनी क्रिस्टल। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो या नहीं? काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने चालाकी से ठहाका लगाया। आखिरकार, समय की 300 सांसें लेकर ही किसी को एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। उसने नहीं सोचा था कि पाइन प्रांत में ऐसी कोई प्रतिभा मौजूद है। वू युआन ने आसमान की ओर देखा और पाया कि अब समय की 90 सांसें बीत चुकी हैं। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, यह सौदा हो गया। ठीक है, हा। अचानक, काले लबादे वाले बूढ़े की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि आसमान में संख्याएं रुक गई थीं। उसी समय, सीढ़ी के किनारे एक महिला दिखाई दी। समय की 100 सांसें। समय की 100 सांसें। यहाँ हर किसी के हाव भाव बदल गए थे, यहाँ तक कि इसमें वे 2 बूढ़े भी शामिल थे जो लॉ फैक्शन और स्कॉलरली फैक्शन के समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। हर कोई दूर से भाला चलाने वाली महिला को अविश्वास भरी आंखों से देख रहा था। काले लबादे वाले बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। इस बीच, लिनन लबादा पहने बूढ़ा खड़ा हो गया था और उसकी आंखें भी सदमे से भरी हुई थीं। समय की 100 सांसें। वह क्या दर्शाता था? व्हाइट डियर अकादमी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ परिणाम 100 श्वास का समय था, फिर भी वह वास्तव में व्हाइट डियर अकादमी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बराबरी पर थी। इस बीच, आकाश में संख्या 0 पर लौट आई और फिर से चलने लगी। कोई और भी सीढ़ियां चढ़ रहा था। सभी लोग एक साथ सीढ़ियों की ओर देखने लगे। इस समय, चारों ओर पूर्ण शांति छा गई थी। हान यू, क्या तुम फिर से शर्त लगाना चाहते हो? वू युआन ने अचानक काले लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखा। हान यू के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराने से पहले एन नानजिंग की ओर देखा।
वू युआन के सामने एक स्थानिक अंगूठी दिखाई दी। मैं अपना नुकसान स्वीकार करता हूँ। वू युआन ने स्थानिक अंगूठी लेते हुए हंसते हुए कहा, और फिर उसने कहा, जारी रखना चाहते हैं। हान यून ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और चुप रहा। वू युआन मुस्कुराया और फिर उसने सीढ़ियों की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई। टाइमर को 100 सांसों के समय पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सीढ़ी के ऊपर कोई नहीं दिखाई दिया। व्हाइट डी अकादमी के सदस्यों ने यह देखकर तुरंत राहत की सांस ली, खासतौर पर लॉ फैक्शन के सदस्य। आखिरकार, अगर हर कोई व्हाइट डी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ बराबरी कर सकता है, तो यह उनके चेहरे पर एक तमाचा होगा। क्योंकि शांग युक्सी के विश्वासघात के अलावा, वे ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि इसका अस्तित्व व्हाइट डी अकादमी का अपमान था। शांग युक्सी ने लगातार महासागर बादलों अकादमी के छात्रों को व्हाइट डी अकादमी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नेतृत्व किया था ताकि यह साबित हो सके कि उनकी अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र व्हाइट डी अकादमी से कमतर नहीं थे। अगर ओशन ऑफ क्लाउड्स अकेडमी का हर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वे अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? या यह कहा जाना चाहिए कि वे पहले से ही अपने चेहरे रखने के लिए कहीं नहीं होने की कगार पर थे। लॉ फैक्शन के इतिहास में सबसे अच्छा परिणाम 109 सांस का समय था, लेकिन उनसे पहले यह महिला 100 सांस के समय में सफल रही थी। कानूनी गुट के कई लोगों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। इसके विपरीत, विद्वान गुट के सदस्यों ने गर्मजोशी भरी निगाहों और चेहरों पर मुस्कान के साथ नानजिंग को देखा। जहां तक उनका सवाल था, शांग यूनिक्सी विद्वान गुट से थी, इसलिए एन नानजिंग भी वास्तव में उनके विद्वान गुट से थी। 200 सांसें बीत चुकी थीं, लेकिन अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 300 सांसों का समय बीतने में अधिक समय नहीं लगा। हान यू का चेहरा तब बदसूरत हो गया जब 300 सांसें बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। वू युआन ने कंधे उचका दिए। हान यू, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यह तुम ही थे जिन्होंने मना कर दिया था। हान यू का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जब 309 सांसें बीत गईं, तो अंततः एक आकृति सीढ़ियों से ऊपर आई। बेशक, यह जुबुशेन था। जुबुशेन के आने के बाद, वह कमजोरी से जमीन पर लेट गया और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। अचानक, आकाश में संख्या फिर से चलने लगी। कोई और भी सीढ़ियां चढ़ रहा था। हालांकि, शुबुशेन की वजह से कोई भी उतना तनावग्रस्त नहीं लग रहा था जितना कि अभी था। हान यू ने अचानक वू युआन को देखा और कहा, वू युआन, क्या तुम अभी भी शर्त लगाना चाहते हो? चलो इस बार 3000 बैंगनी क्रिस्टल की शर्त लगाते हैं। वू युआन ने पूछा, क्या आपके पास 3000 बैंगनी क्रिस्टल हैं? मैं अन्य चीजों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करूंगा, ठीक है? हान यू का गुस्सा भड़क उठा, तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? वू युआन ने कहा, पहले जैसा ही। हान यू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, 200 सांसों का समय। अगर यह 200 सांसों के समय से कम है तो आप जीत जाते हैं, और अगर यह 200 सांसों के समय से ज्यादा है तो मैं जीत जाता हूं। ठीक है। वू युआन ने थोड़ी देर तक गहराई से सोचा और कहा, ठीक है। ठीक है। वू युआन, तुम में हिम्मत है। मैं, हान यू, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। हान यू जोर से हंसा। अचानक, आकाश में संख्याएं 61 पर रुक गईं। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस बीच, यांग ये सीढ़ी के शीर्ष पर प्रकट हुई। समय की 61 सांसें। यहां हर कोई दंग रह गया। हान यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने हरे कपड़े पहने आदमी की ओर इशारा किया, और ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं जम गया हो। वू युआन भी मौके पर ही स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर गया हो। तुम्हारा यह कितना दुस्साहस है। तुमने वाकई मेरी व्हाइट डी अकादमी में धोखा देने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक, लॉ फैक्शन के समूह का नेतृत्व करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से दहाड़ लगाई, और फिर उसने दूर से यांग की ओर अपनी दाहिनी हथेली थपथपाई। एक विशाल ऊर्जा हथेली आगे की ओर चमकी, और इसने एक भयानक आभा उत्सर्जित की जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी क्योंकि यह यांग की ओर टूट पड़ी। अध्याय 1084 कैसा गुस्सा। जब उसकी त्वचा पूरी तरह से छूट गई, तो यांग तुरंत वहां पहुंचा क्योंकि उसे डर था कि एन नानजिंग और जुबुशेन को कुछ हो जाएगा। हालांकि, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पहुंचते ही कोई उस पर हमला कर देगा। यांग की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखा। क्योंकि वह वही रहस्यमय बूढ़ा आदमी था जिसने उस दिन व्हाइट डियर सिटी के बाहर यांग पर हमला किया था। यांग बूढ़े आदमी की आभा को नहीं भूला था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे आगे की ओर घुमाया। विनाश की दिव्य मुट्ठी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का हमला टुकड़ों में फटने से पहले हिंसक रूप से हिल गया, और यांग कुछ दर्जन कदम पीछे हट गया। आसपास के सभी छात्र घबरा गए, और यह विशेष रूप से व्हाइट डी अकादमी के छात्रों के लिए था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी कितना ताकतवर था। यही कारण था कि वे चौंक गए थे। वू युआन और हान यू ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य के भाव देखे। लिंग युएन के लिए, वह पूरी तरह से अचंभित थी। वह उस पल से अचंभित थी जब उसने यांग को देखा।
था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने उस दिन उसे अपमानित किया था, वह वास्तव में यांग ये होगा जो व्हाइट डी अकादमी को चुनौती देने के लिए पाइन प्रांत से आया था। जियाओ युक्सी की आंखों में भी आश्चर्य का भाव था। इसी तरह उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी जो उसे अपनी पत्नी कहता है, वास्तव में यांग ये है। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने जब अपने हमले को नष्ट होते देखा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में सदमा आने में देर नहीं लगी। भले ही उसने सदमे के कारण अपनी शक्ति का केवल 30% से भी कम इस्तेमाल किया था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई अर्धसंत विरोध कर सके। उसके सदमे को बिना किसी छिपे हुए भयानक हत्या के इरादे में बदलने में देर नहीं लगी। ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी फिर से हमला करने वाला था। इस बीच यांग ये ने अचानक लॉ फैक्शन के समूह को देखा और कहा, लॉ फैक्शन, क्या आपको कोई शर्म है? क्या आपको सम्मान एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप मुंह कैसे लड़ते हैं? भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा और हमला करने वाला था। हालांकि यांग ये ने अचानक एक इरादे वाली तलवार निकाली और उसे भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया, क्या तुम वही हो जो आज मेरे महासागर के बादलों की अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा करोगे? अगर तुम हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो अभी लड़ाई शुरू करते हैं। स्वर्ग तय करेगा कि हम में से कौन जीवित रहेगा। दिलचस्प। वू युआन के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट थी, क्या गुस्सा है? हान यू ने कहा, उसका स्वभाव वाकई बहुत उग्र है। मुझे बस आश्चर्य है कि उसकी ताकत कैसी होगी। वू युआन की नज़र भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि लुओ सेन की त्वचा कितनी मोटी है। ग्रे रंग की पोशाक पहने लुओ सेन नामक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर बेहद उदास भाव था। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह महासागर के बादलों की अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति है, और उसके लिए यांगे के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। क्या मजाक है? वह कानून गुट का प्रतिष्ठित मुखिया था। चाहे वह जीते या हारे, दुनिया उसे एक अर्धसंत से एकल मुकाबले में लड़ने के लिए उपहास करेगी। लुओ सेन ने कुछ देर तक यांगे को घूर कर देखा और फिर कहा, मैंने इसलिए हमला किया क्योंकि तुमने मेरी व्हाइट डी अकादमी में धोखाधड़ी की थी। इस तरह की हरकतें मेरी व्हाइट डी अकादमी का अपमान है और यह सच में मौत की हकदार है। मैंने धोखा दिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम अभी भी वही हरकतें जारी रखना चाहते हो? लुओ सेन ने गुस्से से गरजते हुए कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम उस पत्थर की सीढ़ी से ऊपर आए थे? यांग ये ने उत्तर दिया, क्या तुमने स्वयं यह नहीं देखा? लुओ सेन ने सवाल किया, तो फिर आप इतने कम समय में शिखर तक कैसे पहुंच पाए? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि लुओ सेन क्या बात कर रहा था। इस बीच जुगु शेन उसके पास आया और पत्थर की सीढ़ी के बारे में समझाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जुगु शेन यांग ये के करीब आ गया और धीरे से बोला, क्या तुमने वास्तव में धोखा नहीं दिया? यांग ये ने जुगु शेन की बात सुनने के बाद तुरंत ही अपनी समझ हासिल कर ली। उसने जुगु शेन के सवाल को नजरअंदाज किया, लुओ शेन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तो मुझे जो समय लगा वो बहुत कम था, इसलिए तुम कहते हो कि मैंने धोखा दिया। यांग ये अचानक ठंडी हंसी हंसने लगा जब उसने यह बात कही, कितना हास्यास्पद है। न केवल आपके लॉ गुट के छात्र बेकार हैं और उन सीढ़ियों पर चढ़ने में 100 सांसों से अधिक समय लेते हैं, बल्कि आप दूसरों को उनसे तेज होते हुए भी नहीं देख सकते। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? कितना अहंकारी तुम! लुओ सेन ने गुस्से से दहाड़ लगाई। वह कुछ कहने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक उसे टोक दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम ही अहंकारी हो। चूंकि तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है, तो मैं फिर से ऐसा क्यों नहीं करता जबकि तुम सब देखते रहो। अगर मैंने धोखा नहीं दिया, तो तुम्हें सबके सामने यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा लॉ गुट बेकार है। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अगर मैंने धोखा दिया, तो मैं अपनी जान ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? लुओ सेन का चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया था, जबकि उसके चारों ओर भयानक हत्या की मंशा उत्पन्न हो गई थी। इस बीच यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, मेरी ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी सिर्फ एक छोटी शक्ति है। आखिरकार हम अभी भी व्हाइट डी अकादमी का हिस्सा हैं, और दीन शांत का आजीवन सपना ओशन ऑफ क्लाउड अकादमी के छात्रों को व्हाइट डी अकादमी में वापस ले जाना था। हालांकि लॉ फैक्शन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, और इसने पाइन प्रीफेक्चर में हमसे निपटने के लिए बार बार विशेषज्ञों को भी भेजा। अकादमी की सुरक्षा के लिए दीन शांत को खुद को विस्फोट करने और लॉ फैक्शन के विशेषज्ञों को अपने साथ ले जाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। यांग ये इस बिंदु पर एक पल के लिए रुका और फिर उसने कहा, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम कमजोर हैं, और यह तुम्हारी गलती नहीं है। अब मैं यहाँ महासागर के बादलों की अकादमी की ओर से सहमत होकर आया हूँ। अगर मैं यांग ये एक निष्पक्ष लड़ाई में हार गया और मारा गया, तो मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा। हालांकि आपके कानून गुट ने मेरे साथ निष्पक्ष रूप से लड़ाई नहीं की है, और यह मुझे मारने की कोशिश करने के लिए लगातार कुटिल तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे आपको यह बताने की अनुमति दें कि मैं इस तरह की हरकतों को तुच्छ समझता हूँ। मैं आप सभी को तुच्छ समझता हूँ।
उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी और आकाश में गूंज उठी। यांग ये की बात सुनकर कानून गुट के सदस्य भड़क गए और उनका एक छात्र आगे बढ़ा और यांग ये के सामने आ गया। यांग ये, क्या तुम एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारे साथ एक निष्पक्ष लड़ाई करूंगा। वह बोलते बोलते हमला करने ही वाला था, लेकिन हमला करने से पहले ही अचानक एक आकृति उसके सामने आ गई। उसके बाद उसे अपने पेट से बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी आकृति उड़ गई। अंत में वह जमीन पर गिर गया और उसकी आकृति कुछ देर के लिए हिलती रही, फिर पूरी तरह से स्थिर हो गई। वह एक ही पल में मारा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुओ सिंह गुस्से से लाल हो गया था और वह फिर से हमला करने वाला था। इस बीच यांग ये अचानक हंसा। देखा, जब युवा असफल होते हैं तो बुरे कार्रवाई करते हैं। लॉ फैक्शन, क्या तुम किसी काम के हो? क्या तुम हो? मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। अचानक विद्वान गुट से समूह का नेतृत्व करने वाले सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक खड़े होकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने यांग ये को देखा और लुओ सेन की ओर देखने से पहले यांग ये को थोड़ा सिर हिलाया। भाई लुओ, मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या उस बच्चे ने पहले धोखा दिया था और यहाँ हर कोई इसे अच्छी तरह से जानता है। एक जोकर की तरह दृश्य क्यों बना रहे हैं? लुओ सेन ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, मैं बस उसे कुछ मार्गदर्शन देना चाहता था क्योंकि वह बुरा नहीं लग रहा था। दुर्भाग्य से उसने मेरी दयालुता की सराहना नहीं की। वह बूढ़ा आदमी तुमसे भी ज्यादा मोटी चमड़ी वाला है। जुबू शेन ने अपने होंठ सिकुड़े जबकि उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, तो यही वजह है। मैं जानता था कि तुम, लुओ सेन, कोई मोटी चमड़ी वाले और बेशर्म व्यक्ति नहीं हो, तो तुम युवाओं को धमकाने की कोशिश कैसे कर सकते थे? लुओ सेन का चेहरा तमतमा उठा और उसने सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी की ओर ठंडी निगाह से देखा और फिर कहा, युनजिंगजी, व्यंग्य करना बंद करो। क्या वह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं चाहता था? ठीक है, मैं उसे एक निष्पक्ष लड़ाई दूंगा। अन्यथा वह सोचेगा कि मेरे कानून गुट में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इस समय यांग ये को देखा और कहा, यांग ये, चूंकि तुम मेरी वाइट डी अकादमी की प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो, तो तुम्हें मेरी वाइट डी अकादमी के नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यांग ये मुस्कुराया, किसी भी मामले में मैंने पहले ही आपको बेशर्मी से काम करते और मेरे जैसे किसी छोटे को धमकाते हुए देखा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बाद और भी बेशर्मी से काम करते हैं। लुओ सेन ठंडी हंसी हंसे, मेरी अकादमी के नियमों के अनुसार पहला राउंड एलिमिनेशन राउंड है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक पक्ष का सफाया नहीं हो जाता या वह हार नहीं मान लेता। क्या आपको इससे कोई परेशानी है? यांग ये ने जवाब दिया, कोई नहीं। लुओ सेन ने आगे कहा, चूंकि आपको कोई समस्या नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर अचानक अखाड़े में 10 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सभी संत थे। 10 संत, कितना बेशर्म! जुबू शेन ने तुरंत गालियां देनी शुरू कर दी। उनके पक्ष में सिर्फ 3 लोग थे और वे सभी अर्ध संत थे। लेकिन लॉ फैक्शन ने 10 छात्रों को भेजा था और वे सभी संत थे। इसलिए वे स्पष्ट रूप से बेशर्मी से काम करने का इरादा रखते थे। बेशर्म! लुओ सेन ठहाके लगाकर हंसा, तुम्हारी ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी कमजोर है और तुम तीनों भी। क्या यह हमारी गलती है? यांग ये ने उन संतों की ओर देखा। उनकी आभा सागर की तरह गहरी थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि वे कोई साधारण संत नहीं थे। लेकिन यह स्पष्ट था क्योंकि कानून गुट को उसकी और एन नानजिंग की ताकत का पता था, इसलिए वे कमजोरों को अपनी जान देने के लिए कैसे भेज सकते थे। कानून गुट का स्पष्ट रूप से प्रतियोगिता के इस दौर में उनका सफाया करने का इरादा था। यांग यी ने विद्वान गुट के बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और वह चुप रहा। लुओ सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यांग ये, अगर तुम डरती हो तो कोई बात नहीं। हमारा कानून गुट बेरहम नहीं है। तुम्हें बस अखाड़े के नीचे घुटने टेकने होंगे, झुकना होगा और हमारे कानून गुट के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी, फिर हम तुम्हें जीने देंगे। ठीक है, मुझे उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, चूंकि आप हमें मारने के लिए इतने बेताब हैं, तो ऐसा करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये अखाड़े में चमक उठा। उसी समय एन नानजिंग और जूबू शेन उसके पीछे पीछे आ गए। अच्छा, लुओ सेन ठंडी हंसी हंसा, यांग ये, तुम बहादुर हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी लाश को सुरक्षित रखेंगे। ये सब बकवास क्या है? यांग ये ने लुओ सेन की आंखों में देखा, समय बर्बाद करना बंद करो, ठीक है। लुओ सेन के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई और उसने कहा, चूंकि तुम मरने के लिए इतनी जल्दी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ सेन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अखाड़े पर चमकदार सफेद रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। सफेद रोशनी एक अवरोध की तरह थी जिसने अखाड़े को ढक लिया था। उसी समय यांग यी और अन्य लोगों की दृष्टि विकृत हो गई और उन्हें उजाड़ मैदान पर प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा।
यह एक ऐसा स्थान है जिसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान के रूप में किया जाता है। ज़ुबु शेन ने गंभीरता से कहा, लेकिन हम अभी भी अखाड़े में हैं, और बाहर के अन्य लोग अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अखाड़े को कवर करने वाली एक विशेष संरचना है। तो ज़ुबु शेन ने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि उनके सामने खड़े 10 संतों ने उनकी ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया। चलो लड़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह नानजिंग के साथ वहीं गायब हो गया। अध्याय 1085 बूढ़े कुत्ते। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ुबु शेन ने उनके साथ आगे बढ़कर हमला नहीं किया। वह मौके पर एक पल के लिए झिझका, और फिर वह मुड़ा और दूर की ओर गोली चला दी। उसे आसमान में गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह युद्ध का सामना करते हुए भाग गया। मैदान के बाहर मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। कुछ देर बाद ही कानूनी गुट के सदस्य ठंडी हंसी हंसने लगे। यह महासागर के बादलों की अकादमी का तथाकथित अभिजात वर्ग है। क्या इसके पास कोई और सक्षम व्यक्ति नहीं है? उन्होंने वास्तव में इतना अपमानजनक कचरा भेजा है। ऐसी घटिया जगह से कोई योग्य विशेषज्ञ कैसे आ सकता है? लेकिन वह अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता है। हा हा हा। हान यू और वू युआन ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में हल्की मुस्कान देखी। हान यू ने कहा, वह आदमी बहुत दिलचस्प है। उसे पता था कि वह बोझ बनेगा, इसलिए वह तुरंत चला गया। वू युआन ने दूर से वाइट दिया अकादमी की सेनाओं पर नजर डाली और कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? चाहे यह विद्वान गुट हो या कानून गुट, अपनी युवा पीढ़ी में तुलनात्मक रूप से प्रसिद्ध कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि आज वास्तव में कुछ हो रहा है। हम जान जाएंगे कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं, जब वे 3 बच्चे मर जाएंगे। जब उसने इतना कहा, तो हान यू ने वू युआन को देखा और कहा, क्या तुम एक और शर्त लगाना चाहते हो? मैं शर्त लगाता हूं कि वे 3 बच्चे निश्चित रूप से मर जाएंगे। वू युआन ने मैदान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, और फिर उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा। हॉन यू ने हंसते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें भी एहसास हो गया है। वे सिर्फ संत नहीं हैं, उन्होंने निश्चित रूप से किसी तरह की संयुक्त तकनीक विकसित की है। उन 2 बच्चों का तो जिक्र ही नहीं, हम भी शायद थोड़े समय में उनकी संयुक्त सेना से निपटने में असमर्थ होंगे। भले ही लुओ सेन मोटी चमड़ी वाला है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। उसने अपने विरोधियों को कम नहीं आंका और अपने कानून गुट के सदस्यों को उनकी मौत के घाट नहीं उतारा। वू युआन ने उत्सुकता से कहा, विद्वान गुट स्पष्ट रूप से उन 2 बच्चों की रक्षा करना चाहता है, तो उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? केवल 2 संभावनाएं हैं, हान यू ने आगे कहा, पहली यह कि उन्हें अपने भाग्य की परवाह नहीं है। दूसरी यह कि वे उन बच्चों की ताकत की सीमाएं देखना चाहते हैं। वू युआन ने सिर हिलाया, मैं उनकी ताकत की सीमा भी देखना चाहूंगा। युद्ध के मैदान में 10 मिनट से भी कम समय की लड़ाई के बाद यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। क्योंकि ये 10 साथी सिर्फ संत नहीं थे, उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा, जब वे एक साथ काम करते थे तो वे काफी डरावने लगते थे, और उनके सहयोग में व्यवहारिक रूप से कोई खामी नहीं थी। यहाँ तक कि जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, उसे भी इस समय यह बेकार लगा। प्रबुद्ध तलवार हृदय दोषों का पता लगा सकता था, लेकिन यह लक्ष्य पर निर्भर करता था। कुछ लोग इस हद तक साधना करते थे कि वे दोष समाप्त हो जाते थे। जहां तक इन 10 संतों की बात है, अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनमें से हर एक में दोष और कमजोरियां थीं। हालांकि, जब वे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से सेना में शामिल हुए, तो उनकी हर एक खामी और कमजोरी तुरंत एक दूसरे से दूर हो गई। इसलिए, अब उनमें कोई दोष या कमजोरी नहीं थी। इस तथ्य के साथ कि वे सभी नानजिंग और उससे कहीं अधिक ऊंचे क्षेत्र के थे, दोनों ने युद्ध के एक छोटे से क्षण के बाद ही दबाए जाने के संकेत दिखाए। या यह कहा जाना चाहिए कि अगर वह अपने शरीर की साधना से प्राप्त लाभ पर भरोसा नहीं करता, तो वह अब तक हार चुका होता। जहां तक नानजिंग की बात है, अगर युद्ध में उसकी असाधारण दुर्जय प्रवृत्ति नहीं होती, तो वह भी अब तक हार चुकी होती। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर वह अचानक चिल्लाया, जिंगर। नानजिंग की आंखों के कोने हल्के से झपके जब उसने उसे सुना, और फिर उसके भीतर से अचानक एक भयानक इरादे की किरण उभरी। उसी समय, यांग ये के भीतर से शून्य रैंक तलवार का इरादा भी उभर आया। कानून गुट के संतों को तुरंत लगा कि अनगिनत पहाड़ उन पर दबाव डाल रहे हैं, और इस वजह से वे अब एक साथ इतनी आसानी से काम करने में असमर्थ हो गए। हालांकि, कुछ ही क्षण बीते थे कि उनके भीतर से 10 भयानक आभाएं निकल पड़ीं। यह संतों की भव्य आभा थी। उनकी आभा तुरंत एक साथ मिल गई और यांग ये और नानजिंग के इरादों को अवरुद्ध कर दिया। इस बीच, यांग यी और नानजिंग युद्ध क्षेत्र से भाग निकले और लगभग 100 मीटर दूर दिखाई दिए। यांग ये गुस्से से दहाड़ा क्योंकि उसने प्राचीन म्यान के अंदर इरादे की तलवार पकड़ी और उसे तेजी से खींच लिया। ओह! तलवार की ऊर्जा की एक चमकदार किरण तलवार की आवाज के साथ आगे बढ़ी, और वह एक अत्यंत चमकदार उल्कापिंड के समान थी। यह 90 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। इस समय तो अंतरिक्ष भी उसके सामने लहरा रहा था। उन 10 संतों के भाव बदल गए, और उनमें से एक ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, फ्यूज।
जैसे ही उसने चिल्लाया, वे सभी एक सीधी रेखा में खड़े हो गए, और फिर उनके पैरों के नीचे प्रकाश का एक नीला घेरा दिखाई दिया। जब यांग ये की तलवार ऊर्जा उनके सामने आई, तो प्रकाश के घेरे के भीतर से प्रकाश की एक नीली बाधा चमक उठी, और इसने यांग ये की तलवार ऊर्जा को बाधित कर दिया। टकराना। एक बड़ा विस्फोट हुआ और प्रकाश का नीला अवरोध हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन वह टूटा नहीं। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। इस बीच अचानक 10 संतों के बीच से एक आवाज गूंजी, हमला। जैसे ही यह गूंजा, उनके पैरों के नीचे नीले प्रकाश के घेरे से अचानक नीली रोशनी की एक किरण निकली और उन्हें घेर लिया। एक पल बाद, इसके भीतर से प्रकाश का एक नीला स्तंभ फूट पड़ा, और यह इतना तेज था कि यह लगभग तुरंत यांग यी और एन नानजिंग के सामने आ गया। एन नानजिंग की आंखों में एक ठंडी चमक उठी जब उसने स्काई स्प्लिट को कसकर पकड़ लिया और तेजी से उसे आगे की ओर धकेल दिया। टकराना। आकाश में दरार पड़ गई और प्रकाश का नीला स्तंभ हिंसक रूप से हिल गया, और फिर एक पल बाद प्रकाश का स्तंभ टूटने लगा। हालांकि एन नानजिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस बीच तलवार की ऊर्जा की एक किरण प्रकाश के स्तंभ से टकराई, और इसने तुरंत प्रकाश के टूटते हुए स्तंभ को 2 टुकड़ों में काट दिया। टक्कर के बिंदु से ऊर्जा की एक भयानक लहर के रूप में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और यह यांग यी और एन नानजिंग को अपने नीचे डुबाने वाला था। हालांकि उनके द्वारा जारी किए गए इरादे ने इसे रोक दिया। मार डालो। 10 संतों के बीच से फिर से एक आवाज गूंजी, और फिर नीले प्रकाश के घेरे से नीली रोशनी की अनगिनत किरणें निकलीं। वे यांग यी और एन नानजिंग की ओर तूफान की तरह बढ़ीं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी तलवार तेजी से लहराई। तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किरणें आगे बढ़ीं और नीली रोशनी की किरणों से टकराईं। इस बीच एन नानजिंग की आकृति चमक उठी और उन 10 संतों की ओर बढ़ी। अखाड़े के बाहर लुओ सेन और लॉ गुड के अन्य लोगों सहित सभी के चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। आखिरकार 2 अर्ध संत 10 संतों से लड़ रहे थे, फिर भी वे उनसे लगभग बराबरी से लड़ रहे थे। इस समय हर कोई हैरान था, क्योंकि कानून गुट के वे 10 संत कोई साधारण संत नहीं थे। वे कानून गुट के कुलीन थे। इसके अलावा उन्होंने दुर्जय संयोजन तकनीकों का भी अभ्यास किया था। यह कहा जा सकता है कि उनमें से 10-20 संतों को भी हरा सकते थे जिन्होंने संत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी ताकत पर भरोसा नहीं किया था। फिर भी अब उनका मुकाबला सिर्फ 2 अर्ध संतों से था। लुओ सेन का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक रही थी। लिंग यूइन पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी। लिंग यूइन को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसने यांग ये से अतीत में क्या कहा था। जियाओ युक्सी की नज़र यांग ये पर कुछ देर तक टिकी रही, फिर वह गहराई से सोचने लगी। उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, जबकि उसकी आंखों में दर्द के निशान देखे जा सकते थे। हान यू ने अचानक पूछा, क्या वे वास्तव में पाइन प्रांत से हैं? वू युआन ने जवाब दिया, अगर वे वाइट डी अकादमी के भीतर इस भंवर में नहीं फंसते, तो मैं उन्हें अपने मार्शल संप्रदाय में ले जाने पर विचार करता। कितने अफसोस की बात है। हान यू ने सहमति में सिर हिलाया, वास्तव में अंतरिक्ष की जेब में उन 10 संतों और यांग यी की जोड़ी के बीच लड़ाई बहुत गर्म हो गई थी। वे बार बार मुक्का मार रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसलिए वे गतिरोध में आ गए। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि अगर लड़ाई लंबी खींचती तो यह उसके और एन नानजिंग के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाता। लेकिन अगर वह लड़ाई को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता था, तो उसे अपने कुछ तुरुप के पत्ते दिखाने होंगे। यांग ये बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि ये 10 संत बहुत शक्तिशाली तो थे, लेकिन वे कानून गुट के सबसे मजबूत विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं थे। दूसरे शब्दों में, अगले दौर में उसके और एन नानजिंग के लिए और भी मजबूत विशेषज्ञ इंतजार कर रहे होंगे। इसके अलावा अभी उसके तुरुप के पत्ते दिखाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उनके बीच गतिरोध निश्चित रूप से जारी रहेगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह लड़ाई जारी रख सकता है और अंत में उन्हें हरा सकता है। क्योंकि जिस क्षण वे अपने संयोजन में कोई कमजोरी या दोष प्रकट करेंगे, वह क्षण उनकी जीत का क्षण होगा। जब यांग यी हिचकिचा रहा था, तभी अचानक आसमान से लाल रोशनी की एक किरण चमकी। लाल रोशनी एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रही थी। जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष में लहरें उठने लगी, और यहां तक कि यांग यी भी उसके भयानक आभा से प्रभावित हो गया। एक सम्राट रैंक तकनीक। कम से कम यह एक सम्राट रैंक तकनीक है। इस समय यांग यी और युद्ध के मैदान में मौजूद अन्य लोग स्तब्ध थे, और अखाड़े के बाहर मौजूद अन्य लोग भी स्तब्ध थे। सम्राट रैंक तकनीक अचानक यहाँ क्यों दिखाई दी है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, यह वही आदमी है जो पहले भाग गया था। बाकी सभी को तुरंत ज़ू शेन की याद आ गई जो अभी भाग गया था। उनमें से कई अनजाने में उसे भूल गए थे क्योंकि यांग ये की जोड़ी और लॉ फैक्शन के समूह के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह साथी वास्तव में एक शक्तिशाली तकनीक के साथ वापस आएगा। इस समय कानून गुट के विशेषज्ञों के चेहरे अत्यंत भद्दे हो गए थे।
टकराना। लाल रोशनी 10 संतों के समूह में घुस गई। एक पल में अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि लाल रोशनी की अनगिनत किरणें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे 10 संतों के बीच का गठन बिखर गया। इसके अलावा उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों के लिए वे अचानक पकड़े गए थे, इसलिए भले ही वे मौके पर नहीं मारे गए हों, लेकिन उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। मार डालो। यांग ये और एन नानजिंग स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को अपने से दूर जाने नहीं देंगे और वे तुरंत उन बुरी तरह घायल संतों की ओर बढ़े। रुको, हम हार स्वीकार करते हैं। जब लुओ सेन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह गुस्से से चिल्ला उठा। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और युद्ध के मैदान में दृश्य बदल गया। यांग ये के 3 लोगों के समूह को अखाड़े में आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उनके आसपास कानून गुट के कोई विशेषज्ञ नहीं थे। लुओ सेन यह दृश्य देखकर दंग रह गया और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने उन्हें मार डाला। यांग ये ने कंधे उचकाए, तुम बहुत धीमी थी। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती, है न? तुमने यह जानबूझकर किया। लुओ सेन गुस्से से बोला, मरो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ सेन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उन पर पंजा मारा। एक विशाल हथेली आगे बढ़ी और अखाड़े में यांग यी के समूह पर पंजा मारा। बुरे कुत्ते, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यांग यी की उग्र दहाड़ गूंजी और फिर खून का एक खंभा आसमान में उछला और तुरंत आसमान खून से लाल हो गया। अध्याय 1086 मार्शल रैंकिंग पर 39वां। जैसे ही रक्त का खंभा आकाश में उछला, रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण हवा में चमक उठी, जिसमें असीम वध की मंशा और शून्य श्रेणी की तलवार की मंशा थी। अनगिनत लोग अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि लुओ सेन की हथेली अचानक नष्ट हो गई और फिर वह लुओ सेन के शरीर में फैल गई। लुओ सेन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया। तलवार की ऊर्जा की किरण के लिए यह गायब नहीं हुई थी और यह दूरी पर एक मंडप की ओर बढ़ रही थी। हालांकि एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष को चीरता हुआ मंडप से टकराने वाला था और तलवार की ऊर्जा की रक्त लाल किरण से टकराया। टकराना। रक्त लाल तलवार ऊर्जा की किरण विस्फोट से अलग हो गई और बिखर गई। इस बीच विशाल हथेली को थोड़ा हिलाया गया और विस्फोट से होने वाला झटका तुरंत गायब हो गया। विशाल हथेली को गायब होने और सब कुछ शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यहां दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने लुओ सेन की ओर देखा। इस समय लुओ सेन भी बूढ़े आदमी को देख रहा था और उसकी आंखों में एक विनती भरा भाव था। हालांकि बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। टकराना। लुओ सेन का शरीर फट गया और फिर उसके भीतर से गहन ऊर्जा की अनगिनत धाराएं एक झरने की तरह बाहर निकल आईं। एक संत की मृत्यु हो गई। एक उच्च कोटि के संत की ऐसे ही मृत्यु हो गई। यहाँ हर किसी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यहाँ तक कि विद्वान गुट के जिंग यूनजी, वु युआन और हान यू के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। यांग ये ने अभी जो हमला किया वह बहुत भयानक था। लुओ सेन का तो कहना ही क्या, अगर वे भी इसमें अचानक पकड़े गए तो वे भी मर सकते हैं। इस समय उनकी सभी निगाहें यांग ये पर टिकी थी जो खून से बनी एक व्यक्ति की तरह लग रही थी। इस समय यांग ये असीम हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था और इसने आसपास के अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कराई। विशेष रूप से वे लोग जिनकी साधना तुलनात्मक रूप से कमजोर थी, वे अपने शरीर को कांपने से भी नहीं रोक पाए। यांग ये की बाईं मुट्ठी में एक रक्त लाल तलवार थी और वह लुओ सेन के शरीर के भीतर खून को पागलों की तरह सोख रही थी। हेवेंस ग्रेवस्टोन के अनुसार एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसका खून उतना ही अधिक स्वादिष्ट होगा। यांग ये की आंखें थोड़ी बंद थीं और उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। एन नानजिंग यांग यी के बगल में थी और उसकी नज़र सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी पर थी जो अभी अभी यहाँ आया था। इसके अलावा स्काई स्प्लिट उसकी मुट्ठी में तेज गति से घूम रहा था और वह सतर्क लग रही थी। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने यांग ये की ओर चलने से पहले एन नानजिंग की ओर देखा। यह दृश्य देखकर जिंग यूनजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिला। एक ताबीज उसकी मुट्ठी में फट गया। कुछ ही देर में सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यांग ये से 30 मीटर दूर आ गया। अनुभव करना। नानजिंग के हाथ में पकड़ा हुआ भाला आगे की ओर बढ़ा और तुरंत ही सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गया। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और उसे स्काई स्प्लिट पर हल्के से टैप किया। स्काई स्प्लिट तुरंत हिंसक रूप से हिल गया और फिर वापस उछल गया। उसी समय बूढ़े आदमी की उंगली थोड़ी हिली जबकि उस पर कुछ लगभग अदृश्य दरारें दिखाई दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने अपना सिर उठाकर एन नानजिंग की ओर देखा। तुम्हारा हथियार बुरा नहीं है और तुम उससे भी बेहतर हो। क्या तुम ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के छात्र हो? एन नानजिंग ने स्काई स्प्लिट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस समय उसका हाथ कांप रहा था। ऐसा नहीं था कि वह डरी हुई थी, बल्कि कांपना स्काई स्प्लिट में मौजूद शक्तिशाली बल के कारण हुआ था जब उसने पहले उसे पकड़ा था। भले ही आप बुरे नहीं हैं, फिर भी आप बहुत कमजोर हैं।
जैसे ही सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर एक शक्तिशाली आभा निकली और तुरंत एन नानजिंग को घेर लिया। टकराना। अचानक आन नानजिंग के भीतर से इरादे की एक भयावह लहर उभरी और इसने बूढ़े आदमी की आभा को अवरुद्ध कर दिया। मुट्ठी मारने का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। टकराना। अचानक नानजिंग के भीतर से इरादे की एक और किरण उभरी और दोनों इरादे तुरंत एक साथ मिलकर बूढ़े आदमी की आभा का विरोध करने लगे। युद्ध का इरादा। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। बैंग बैंग बैंग। बूढ़े आदमी ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि एन नानजिंग के भीतर से कुछ और इरादे उभरे। वे सभी एक साथ मिलकर एक बिल्कुल नया इरादा बना। इस बीच बूढ़े आदमी की आभा एन नानजिंग के सामने पूरी तरह से बेकार थी। इस समय यहाँ सभी लोग स्तब्ध थे। वू युआन तो खड़ा ही हो गया था, जबकि उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। युद्ध की मंशा, मुट्ठी की मंशा, भाले की मंशा। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य था। वास्तव में आपके पास 6 इरादे हैं और वे सभी शून्य रैंक पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने वास्तव में उन सभी को एक पूरी तरह से नए इरादे में मिला दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में पाइन प्रांत में दिखाई देगा। मैंने आपकी प्रतिभा के लिए दया दिखाने का इरादा किया था, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति के आधार पर मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से मेरे कानून गुट के अधीन नहीं होंगे। चूंकि यह ऐसा है, तो मर जाओ। बूढ़ा आदमी कुछ करने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से रक्त लाल प्रकाश की 2 किरणें निकली और तुरंत बूढ़े आदमी के सामने आ गईं। बूढ़े आदमी का चेहरा उदासीन बना रहा। उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और प्रकाश की किरणें तुरंत बिखर गईं, एक अशुभ और खूनी तलवार। अगर तुम्हें जीने दिया गया तो तुम एक विपत्ति बन जाओगे। मर जाओ। वह इस समय हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक एक बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यहां आ पहुंचा। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह इसके बजाय यांग ये के पास चला गया। एन नानजिंग हमला करने ही वाली थी कि बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मेरे मन में उसके लिए कोई बुरी मंशा नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये के माथे के बीच में अपनी उंगली थपथपाई और फिर उसकी उंगली की नोक से नीली गहन ऊर्जा की एक किरण बहकर यांग ये में प्रवेश कर गई। टकराना। अचानक यांग ये के माथे के बीच से रक्त की लाल रोशनी की किरण निकली और बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की उंगली तुरंत दूर धकेल दी गई। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति को कुछ कदम पीछे भी धकेल दिया गया। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। यह कितनी शक्तिशाली वध करने वाली तलवार है। मैं भी इसे दबा नहीं सकता। इस बीच यांग ये ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसका शरीर सामान्य होने लगा। यांग ये को पूरी तरह से सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली, जबकि उसके दिल में अभी भी डर की लहर थी। इससे पहले वह स्वर्ग के ग्रेवस्टोन के भीतर वध के इरादे और बुरी ऊर्जा को दबाने में लगभग असमर्थ था। अगर उसके शून्य रैंक तलवार के इरादे में हाल ही में बहुत सुधार नहीं हुआ होता, तो वह स्वर्ग के ग्रेवस्टोन का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। उसने अभी अभी वध के इरादे को दबाने के लिए अपनी शून्य रैंक तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया था और यही कारण था कि वह स्वर्ग की कब्र के भीतर वध के इरादे से पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुआ था। अगर यह अतीत में होता, तो उसकी शून्य रैंक तलवार की मंशा इसे बिल्कुल भी दबाने में सक्षम नहीं होती। लेकिन उसकी शून्य रैंक तलवार की मंशा अब वैसी नहीं रही। इसे कई बार संक्षिप्त करने के बाद उसने न केवल ब्रिंक तलवार की मंशा को निष्पादित करना सीखा था, बल्कि इसने उसकी तलवार की मंशा को एक परिवर्तन से गुजरने की भी अनुमति दी थी। इसलिए उसकी वर्तमान शून्य रैंक तलवार की मंशा उसके शून्य रैंक वध के इरादे से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और अपने सामने बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसी समय उसने राहत की हल्की सांस ली। इसके अलावा क्योंकि वह वास्तव में लुओ सेन को मारना चाहता था, उसने अचानक स्वर्ग के कब्र के पत्थर का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वह विद्वान गुट के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। लुओ सेन द्वारा उन्हें धमकाना शुरू करने के बाद से विद्वान गुट ने कुछ नहीं किया था। जहां तक उसका सवाल था, इसके पीछे 2 संभावनाएं थीं। पहला यह था कि स्कॉलरली गुट ने ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को छोड़ दिया था और दूसरा यह था कि वह उसकी योग्यता देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या वह स्कॉलरली गुट के लिए कानून गुट के खिलाफ जाने के लायक है। वह यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि यह बाद वाला था, लेकिन उसे कोशिश करनी थी, क्योंकि लुओ सेन का स्पष्ट रूप से अंत तक बेशर्मी से काम करने का इरादा था। अब जब उसने बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देखा, तो उसे पता था कि यह निश्चित रूप से बाद वाला था। इतने सालों के बाद लगता है शांग यूनिक्सी ने 2 बहुत अच्छे छात्रों को पाला है। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और हल्के से सिर हिलाया। शांग यूनिक्सी मेरे छात्रों में से एक था। वह उस समय वास्तव में बुरा नहीं था। दुर्भाग्य से वह बहुत जिद्दी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
यांग ये ने कुछ नहीं कहा, नहीं उसके पास कहने के लिए कुछ था। इस बीच सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक बोला, सु शिहे, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम सुशिहे था, ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। जू फैन, इस बार आपका कानूनी गुट बहुत आगे निकल गया है। यह बहुत आगे बढ़ गया है। जू फैन नामक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, उसने मेरे लॉ फैक्शन के कई छात्रों को मार डाला और उसने मेरे लॉ फैक्शन के प्रमुख बुजुर्ग को भी मार डाला। क्या तुमने यह सब नहीं देखा? सुशिहे ने उदासीनता से कहा, आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसने उन्हें क्यों मारा। मुझे नहीं पता, जू फैन ने आगे कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि जो लोग हत्या करते हैं उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी चाहिए। सुशिहे ने कहा, हमने कई सालों से लड़ाई नहीं की है। क्या आप मुकाबला करना चाहते हैं? जू फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक बोला, क्या मैं कुछ शब्द बोल सकता हूं? सुशिहे ने कहा, आगे बढ़ें। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, यहाँ व्हाइट डी अकादमी के विशेषज्ञ और सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कई अन्य शक्तियों के विशेषज्ञ हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने पहले जो हुआ उसे देखा है, और आप समझते हैं कि क्या हुआ है। बेशक, मेरा इरादा आप सभी को यह तय करने के लिए मजबूर करने का नहीं है कि कौन सही है या गलत, क्योंकि ताकत विजेता को निर्धारित करती है। कानून गुट हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं वह सच है। यांग ये ने इस समय जू फैन को देखा और आगे कहा, मेरी महासागरीय बादल अकादमी सिर्फ एक छोटी शक्ति है, और यह कानून गुट द्वारा लाई गई मुसीबतों को सहन नहीं कर सकती। हम कानून गुट को भी नाराज नहीं कर सकते। कानून गुट से सभी, मेरी महासागरीय बादल अकादमी इस प्रतियोगिता में हार मान लेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे डर है कि अगर हम आगे बढ़ते रहे तो कोई सम्राट खुद को दिखा सकता है। जब लोगों ने यांग ये की बात सुनी तो यहाँ मौजूद सभी लोग कानूनी गुट के सदस्यों की ओर देखने लगे। वू युआन ने कानून गुट के सदस्यों को भी देखा, और उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, जबकि उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार का निशान देखा जा सकता था। कानून गुट शुरू से ही महासागर के बादलों की अकादमी को धमका रहा था, और इस तरह की हरकतें डायमंड रैंक की शक्ति से नहीं होनी चाहिए। अगर लुओ सेन ने उन कुछ समय के दौरान यांग ये को नष्ट कर दिया होता, जब वह हमला करता, तो यह बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि वह न केवल यांग ये के समूह को डराने में विफल रहा, बल्कि इसके बजाय उसे मार दिया गया। यह एक अपमान था। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि एक और बूढ़ा व्यक्ति यांग ये के समूह को डराने के लिए सामने आया था। इस समय लॉ फैक्शन के कई छात्रों के चेहरे पर काफी भद्दे भाव थे, क्योंकि अगर यह खबर फैल गई तो लॉ फैक्शन की वाकई बहुत बदनामी होगी। इस बीच यांग ये ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। कानून गुट के सभी लोग, कृपया मेरी महासागर के बादलों की अकादमी को छोड़ दें। भले ही मैं, यांग ये, आश्वस्त हूं, लेकिन मैं एकल युद्ध में सम्राट से लड़ने के बारे में सोचने के लिए आश्वस्त नहीं हूं। ईमानदारी से, हम हार मानते हैं। हम यहां प्रतिस्पर्धा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कानून के विशेषज्ञों के चेहरे पर और भी अधिक भद्दे भाव उभर आए, क्योंकि यांग यी के शब्द उनके चेहरे पर तमाचे की तरह थे। जू फैन ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। तुम एक निष्पक्ष लड़ाई चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक लड़ाई दूंगा। बोलते हुए वह मुड़ा और अपने सामने की जगह को अलग कर दिया। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ लिया। स्थानिक दरार के भीतर से एक आदमी को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जून हुआलुओ, सुशिहे के चेहरे पर भाव बदल गए जब उसने इस आदमी को देखा। सिर्फ सुशिहे ही नहीं, वू युआन और हान यू के चेहरे पर भी भाव बदल गए थे। जून हुआलुओ, मार्शल रैंकिंग में 39वें स्थान पर एक विशेषज्ञ। मास्टर, आदमी ने आश्चर्य से जू फैन की ओर देखा। जू फैन उदासीनता से बोला, इन 3 लोगों से निपटो। जून हुआलुओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसने मुड़कर यांग ये के समूह को देखा। उसने एक पल के लिए उन्हें परखा और फिर कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो। बस एक समूह के रूप में मेरे पास आओ। एक समूह के रूप में। अध्याय 1087, मार्शल भगवान के नाम पर। एक समूह के रूप में उससे लड़ो। यहाँ हर कोई दंग रह गया। यांग ये और एन नानजिंग की ताकतें सभी के लिए स्पष्ट थीं। यह कहा जा सकता है कि भले ही वे अर्ध संत थे, लेकिन उनकी ताकतें संतों से कम नहीं थीं। वास्तव में, उनके पास ऐसी ताकतें थीं जो संतों से कहीं ज्यादा थीं। लेकिन जुन हुआलुओ ने वास्तव में उनसे एक साथ लड़ने के लिए कहा था। यहाँ मौजूद सभी लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन एक बार जब वे इससे उबर गए तो उन्होंने जून हुआलुओ पर नहीं हंसा, नहीं उन्होंने सोचा कि जून हुआलुओ अपनी ताकत को अधिक आंक रहा था। मार्शल रैंकिंग, बस उन शब्दों ने जून हुआलुओ को अहंकारी होने का अधिकार दे दिया। मार्शल रैंकिंग में कोई भी कमजोर नहीं था। यह कोई मजाक नहीं था। जू फैन, क्या यह वाकई जरूरी है? सुशिहे ने जू फैन को देखा और कहा, यह सिर्फ जूनियर्स के बीच की प्रतियोगिता है। फिर भी आपने मार्शल रैंकिंग से किसी को बुलाया है। जू फैन ठहाके लगाकर हंसा, क्या वे निष्पक्ष लड़ाई नहीं चाहते थे? मैंने उन्हें निष्पक्ष लड़ाई दी।
जहां तक मार्शल रैंकिंग की बात है, हाहा, हुआलुओ रैंकिंग में ऊपर चढ़ने में सक्षम था, जबकि वे नहीं चढ़ पाए। क्या इसके लिए हुआलुओ को दोषी ठहराया जा सकता है? सू शिहे का चेहरा उदास हो गया। इस बीच जू फैन ने कहा, इसके अलावा क्या तुमने हुआलुओ को नहीं सुना? वे तीनों मिलकर उससे लड़ सकते हैं। अंत में उनका ही फायदा है। बेशक अगर वे उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है। उन्हें बस मेरे लॉ फैक्शन के सामने 10,000 बार झुकना होगा और फिर अपने हाथ काटने होंगे। शायद मैं तब उन्हें छोड़ दूं। सू शिहे ने जू फैन की ओर देखा और फिर उसने यांग ये को देखा। मार्शल रैंकिंग में कोई कमजोर नहीं है। अपनी पसंद खुद बनाओ। यांग ये ने सू शिहे की आंखों में देखा और कहा, हम लड़ाई से नहीं डरते। हमें डर इस बात का है कि कहीं कुछ बेशर्म लोग बाद में फिर से दखल न दें, या फिर अगर उनसे भी ज्यादा उम्रदराज और बेशर्म लोग दखल दें। मैं गारंटी देता हूं कि यह मैच बिल्कुल निष्पक्ष होगा। सू शिहे ने यांग ये को देखा और कहा, यदि आप उसे मार देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एक सम्राट भी आपको नहीं मार पाएगा। अगर यांग यी के समूह ने जून हुआलुओ को मार दिया तो इसका मतलब है कि उनकी ताकत मार्शल रैंकिंग में स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार जून हुआलुओ एक संत थे और वे केवल अर्ध संत थे। जिन प्रतिभावान व्यक्तियों को मार्शल रैंकिंग में स्थान दिया जा सकता था, वे विद्वान गुट द्वारा किसी भी कीमत पर संरक्षित किए जाने के योग्य थे। इस बीच जू फैन ठहाके लगाकर हंसा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़ाई में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारे पास क्षमता है, उसे मारने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यांग ये ने जू फैन को देखा और कहा, जो कोई भी हस्तक्षेप करता है वह सू है, ठीक है? जू फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और थोड़ी देर बाद उसने सू शिहे की ओर देखा, ठीक है। जो कोई भी बाद में हस्तक्षेप करता है वह एक सुअ है। सू शिहे, याद रखो उसने क्या कहा था। बाद में गलती से सुअ मत बन जाना। सू शिहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया क्योंकि यांग ये के शब्द उसके जीवन से पीछे हटने के किसी भी अवसर को अवरुद्ध करने के बराबर थे। यांग ये ने बिना किसी देरी के मैदान में चढ़ने की कोशिश की। इस बीच एन नानजिंग ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया और कहा, मैं यह करूंगा। यांग ये ने अखाड़े में खड़े जुन हुआलुओ की ओर देखा और कहा, वह बहुत मजबूत है। एन नानजिंग ने जवाब दिया, मुझ पर भरोसा करो। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया, सावधान रहो। वह जानता था कि एन नानजिंग चाहती थी कि वह अपनी ताकत बनाए रखे, क्योंकि बहुत संभावना थी कि यह लड़ाई उसका अंत नहीं होगी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। नानजिंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वह अखाड़े में चढ़ गई। वह जून हुआलुओ से अकेले लड़ने का इरादा रखती है। यहाँ मौजूद हर कोई यह दृश्य देखकर दंग रह गया। एन नानजिंग सिर्फ एक अर्ध संत था, लेकिन जून हुआलुओ पहले से ही एक संत था। इसके अलावा वह मार्शल रैंकिंग का विशेषज्ञ था। वह जून हुआलुओ को चुनौती देने के लिए अपनी साधना के क्षेत्र को पार करना चाहती है, जो मार्शल रैंकिंग पर एक विशेषज्ञ है। पूरे परिवेश में कोलाहलपूर्ण शोर गूंज उठा। क्या वह दिमाग से ठीक है? जून हुआलुओ मार्शल रैंकिंग पर एक विशेषज्ञ है। वह वास्तव में अपने साधना के क्षेत्र को पार करने और उससे लड़ने का इरादा रखती है। क्या वह पागल हो गई है? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और सभी प्रतिभाशाली लोग आत्मविश्वासी होते हैं। हालांकि आत्मविश्वास का अहंकार में बदल जाना बहुत आसान है। अब वह अहंकारी हो रही है। अगर वह अपनी साधना के क्षेत्र को पार कर सकती है और वरिष्ठ भाई जुन हुआलुओ को हरा सकती है, तो मैं अपना सिर दीवार से टकराकर यहीं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे मामले भी हुए हैं जब प्रतिभाशाली लोगों ने युद्ध के अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर मार्शल रैंकिंग के विशेषज्ञों को चुनौती दी है, लेकिन वे सिर्फ अफवाहें थीं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज वास्तव में ऐसा देख पाऊंगा। दिलचस्प। हान यू और वू युआन ने अतिथि मंच पर एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में भारी दिलचस्पी देखी जा सकती थी। वू युआन मुस्कुराया, मुझे उस छोटी लड़की में और भी अधिक दिलचस्पी हो रही है। हान यू ने हल्के से सिर हिलाया, यह वास्तव में दिलचस्प है। सू शिहे ने यांग ये को देखा और कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आप उसे अकेले लड़ने देना चाहते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, मुझे उस पर भरोसा है। सू शिहे ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर उसने एक और शब्द नहीं बोला। इस बीच जू फैन ठहाके लगाकर हंसा, किसी की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकना कैसा होता है। मैंने आखिरकार अब यह देख लिया है। यांग ये ने जू फैन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह एन नानजिंग को देखता रहा। इस समय एन नानजिंग और जून हुआलुओ पहले से ही अंतरिक्ष की उस जेब के भीतर युद्ध के मैदान में दिखाई दिए थे। युद्ध के मैदान में जून हुआलुओ एन नानजिंग का आंकलन कर रहा था और फिर उसने अपना सिर हिलाया, आपका साहस सराहनीय है। दुर्भाग्य से आप अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहे हैं। मैं आप सभी को एक आखिरी मौका दूंगा। अपने उन दो दोस्तों से भी युद्ध में शामिल होने के लिए कहो। सच कहूं तो मुझे आप सभी से लड़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आप सभी के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एन नानजिंग ने कुछ नहीं कहा।
उसने बस अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और फिर वह सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गई जो आगे की ओर बढ़ी। जून हुआलुओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और फिर एक चांदी का तह पंखा उसके हाथ में दिखाई दिया। इस बीच स्काई स्प्लिट उसके सामने आ गया था। जून हुआलुओ ने अपने तह पंखे को आगे की ओर थपथपाया और यह हैन नानजिंग के भाले की नोक से टकराया। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और फिर स्काई स्प्लिट और फोल्डिंग पंखा हिंसक रूप से हिल गया, इससे पहले कि एन नानजिंग कुछ दर्जन कदम पीछे हटे। इस बीच जून हुआलुओ बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि उसके फोल्डिंग पंखे पर कुछ लगभग अगोचर दरारें दिखाई दी थीं। यह दृश्य देखकर ज़ुबू शेन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने यांग ये की तरफ देखा, लेकिन पाया कि यांग ये बहुत शांत था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? उसने मुझसे उस पर भरोसा करने को कहा। यांग ये ने आगे कहा, तो वह निश्चित रूप से जीतेगी। ज़ुबू शेन दंग रह गया और फिर वह जमीन पर लेट गया। इस बीच यांग ये ने उसे देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? चूंकि ज़ुबू शेन ने अभी अभी सम्राट रैंक तकनीक का प्रयोग किया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बीमार है और उठ भी नहीं सकता। ज़ुबू शेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं बस बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह घूम गया और अखाड़े की ओर अपनी नज़र घुमाई। युद्ध के मैदान में जून हुआलुओ ने एन नानजिंग को देखा और थोड़ा सिर हिलाया, आपका भला बुरा नहीं है और आपकी ताकत भी बुरी नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जून हुआलुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत एन नानजिंग के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने अपना पंखा आगे की ओर झुकाया। एक पल में पंखे से चांदी की रोशनी की कुछ दर्जन किरणें निकली और तुरंत एन नानजिंग को घेर लिया। एन नानजिंग ने अपना दाहिना पैर थोड़ा पीछे किया और अपने बाएं पैर की नोक को जमीन पर दबाया, क्योंकि उसने स्काई स्प्लिट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। एक पल बाद वह अचानक चिल्लाई, मून पियसर। नानजिंग तुरंत ही सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई जो आगे की ओर बढ़ी। वह जहां भी गुजरी, अंतरिक्ष कांप उठा और हिंसक रूप से तरंगित हो गया। जहां तक चांदी की रोशनी की किरणों का सवाल है, वे एक पल में ही नष्ट हो गईं, और उसका भाला सुनहरी रोशनी की चमकदार किरण की तरह था जो जून हुआलुओ पर वार कर रहा था। इससे बच पाना असंभव था। जून हुआलुओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपना बायां पैर जमीन पर हल्के से टैप किया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो विस्फोटक रूप से आगे की ओर बढ़ी। उसी समय उसने अपने फोल्डिंग फैन को एन नानजिंग के भाले की नोक पर मारा। टकराना, टक्कर से अंतरिक्ष तुरंत हिंसक रूप से हिल गया। इस बार उन दोनों को बिल्कुल भी पीछे नहीं धकेला गया था। स्पेस स्लेशर। अचानक एन नानजिंग की आवाज फिर से गूंजी और फिर वह हवा में उछली और उसने स्काई स्प्लिट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। यह कदम देखकर मैदान के बाहर खड़े सभी दर्शकों के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि उसके रास्ते में पड़ने वाली जगह भी दरकने लगी थी। जून हुआलुओ की आंखों में भी गंभीरता का भाव था। जैसे ही उसका दाहिना हाथ थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी गहरी ऊर्जा बाहर निकल आई और उसके हाथ में रखा हुआ पंखा तुरंत खुल गया। चांदी की रोशनी की एक किरण आसमान में उछली और वह एन नानजिंग के भाले की नोक से टकराए। टकराना, लगभग एक पल में चांदी की रोशनी की किरण टुकड़ों में बिखर गई और फिर एन नानजिंग अपने भाले के साथ नीचे गिर गई और तुरंत जून हुआलुओ के ऊपर पहुंच गई। बाद वाले के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उसने जल्दी से अपना फोल्डिंग पंखा उठाया ताकि उसका हमला रोका जा सके। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा स्थान एक बार फिर हिल गया। इस बीच जून हुआलुओ के पैर तुरंत नीचे झुक गए, लेकिन उन्हें बहुत देर नहीं लगी और उनके भीतर से चांदी की ऊर्जा की एक किरण निकली और एन नानजिंग को उड़ा दिया। उसी समय उनका शरीर 50 मीटर पीछे चला गया। स्काई स्प्लिट। अचानक एन नानजिंग की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर उसने तेजी से स्काई स्प्लिट को जून हुआलुओ पर फेंक दिया। भाला अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा और उसके सामने का अंतरिक्ष तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय मैदान के बाहर खड़े सभी दर्शकों के चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। वहां का स्थान बहुत ही भयानक रूप से मजबूत था और कुछ दर्जन संतों के संयुक्त हमले भी उसे नष्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन एन नानजिंग वास्तव में इसे खुद ही फाड़ने में सक्षम थी। इस समय जू फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी हो गई थी। एन नानजिंग का भाला बहुत तेज था और यह व्यावहारिक रूप से तुरंत जून हुआलुओ के सामने आ गया था। बाद में पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सहज रूप से इसे रोकने के लिए अपने फोल्डिंग पंखे को उठाया। टकराना, फोल्डिंग पंखा अभी स्काई स्प्लिट के संपर्क में आया ही था कि वह टूटकर बिखर गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। हालांकि जून हुआलुओ उसी समय स्काई स्प्लिट को पकड़ने में सफल रहा था, लेकिन उसके भीतर की शक्तिशाली शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया और लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेले जाने के बाद उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। इस बीच स्काई स्प्लिट ने उसकी छाती पर वार किया था, लेकिन यह गहरा नहीं था और केवल कुछ सेंटीमीटर गहरा गया था। अच्छा, अचानक वू युआन ने अतिथि मंच से उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, क्या लड़की है?
उनमें से हर एक चाल उच्च श्रेणी की दिव्य रैंक तकनीक से कमजोर नहीं थी, और जब एक के रूप में उपयोग की जाती है तो वे सम्राट रैंक तकनीक के बराबर होती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह वास्तव में उन 3 चालों को इतनी आसानी से निष्पादित करने में सक्षम थी, और वे बिल्कुल भी दोषरहित थीं। कमाल है। हान यू ने भी थोड़ा सिर हिलाया, यह वास्तव में चौंकाने वाला है। इस बीच जू फैन ने अचानक उन पर नजर डाली और कहा, तुम दोनों किस बात के लिए अधीर हो रहे हो? क्या लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? वू युआन मुस्कुराया, भाई जू, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं तो बस भावना से आहें भर रहा था। हा हा हा। जू फैन ने वू युआन की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नजर वापस अखाड़े की तरफ घुमाई। इस समय उसका चेहरा काफी उदास था। एन नानजिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और स्काई स्प्लिट तुरंत उसकी मुट्ठी में वापस आ गया। वह बस एक और हमला करने ही वाली थी कि जून हुआलुओ अचानक हंसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में एक आधे संत द्वारा घायल हो जाऊंगा। ठीक है, तुम मेरे गंभीर होने के योग्य हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जून हुआलुओ ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर अचानक उसे मोड़ दिया। एक पल में उसकी मुट्ठी से चांदी की रोशनी का एक धब्बा निकला। जब यह पहली बार दिखाई दिया तो यह सिर्फ एक दाने के आकार का था, लेकिन यह तुरंत असीम रूप से फैल गया और पूरे क्षेत्र को चांदी से ढकने में एक सांस से भी कम समय लगा। जून हुआलुओ की आवाज गूंजी, मैंने एक बार मार्शल रैंकिंग में चढ़ने के लिए इस तकनीक पर भरोसा किया था। आज आप इस तकनीक से मरने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस कर सकते हैं। एन नानजिंग ने अचानक आसमान की ओर देखा और कहा, आप शायद वास्तव में मेरी असली ताकत देखना चाहते हैं। यांग यी की नज़र उस पर पड़ी, और वह जान गया कि वह उससे बात कर रही थी। इस बीच वह फिर बोली, प्रथम मार्शल भगवान ने मुझे बताया कि बिना हथियार वाला मार्शल भगवान ही सच्चा मार्शल भगवान है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एन नानजिंग ने स्काई स्प्लिट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, और फिर वह एक कदम आगे बढ़ी, मार्शल भगवान के नाम पर। अध्याय 1088 मार्शल भगवान काया। मार्शल भगवान के नाम पर, मैं दुनिया की आत्माओं को बुलाता हूँ। एक साथ आओ। एन नानजिंग की आवाज अभी भी गूंज रही थी जब एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। अंतरिक्ष की जेब में अचानक हरी ऊर्जा की अनगिनत किस्में दिखाई दी, और वे लगातार एन नानजिंग में बह गईं। उसी समय एन नानजिंग का शरीर बड़ा होने लगा। 2 सांसों से भी कम समय में वह लगभग 30 मीटर लंबी हो गई, और वह एक विशालकाय टाइटन की तरह लग रही थी। दुनिया की आत्मा। वू युआन अचानक खड़ा हो गया, जबकि उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। वह वास्तव में मार्शल गॉड फिजिक की मालिक है। वह वास्तव में उस चाल का उपयोग कर सकती है। वह वास्तव में उस चाल का उपयोग कर सकती है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? हान यू भी खड़ा हो गया था और उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। उनके अलावा सू शिहे और जू फैन भी अविश्वास से एन नानजिंग को देख रहे थे। मार्शल भगवान का शरीर, इसे विश्व की सभी अनोखी शारीरिक संरचनाओं में दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह रेडियंट आयाम के पूरे इतिहास में केवल एक बार दिखाई दिया था, और यह उस समय रेडियंट आयाम के नंबर 1 विशेषज्ञ मार्शल संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज का था। यांग ये और जू बुशेन दंग रह गए, क्योंकि उन्हें मार्शल गॉड फिजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस समय एन नानजिंग पहले से ही लगभग 60 मीटर लंबी थी। उसने जून हुआलुओ की ओर देखा जो इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था, और उसने अपनी मुट्ठी आगे पटकने से पहले एक भी शब्द नहीं बोला। रुको। जू फैन के हाव भाव में अचानक बदलाव आया और उसने जून हुआलुओ को मदद देने के इरादे से अपना दाहिना हाथ हिलाया। इस बीच सू शिहे ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया, क्या तुम सुअ बनने का इरादा रखते हो? भाड़ में जाओ। जू फैन गुस्से में था और वह किसी भी तरह से कुछ करने वाला था जब अचानक अखाड़े से एक धमाकेदार विस्फोट की आवाज आई। उसके बाद पूरा अखाड़ा वास्तव में कांपने लगा। आसपास के सभी लोग मैदान की ओर देख रहे थे। इस समय जून हुआलुओ को एन नानजिंग के मुके ने तुरंत नष्ट कर दिया था। उसी समय अंतरिक्ष की जेब को ऐसा लग रहा था जैसे वह एन नानजिंग के मुके की ताकत को सहन करने में सक्षम नहीं थी, और वह टुकड़ों में बिखरने लगी। कुछ ही समय में मैदान उनकी आंखों के सामने बारूद में बदल गया, और एन नानजिंग उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुई। इस समय एन नानजिंग अभी भी एक टाइटन की तरह था। तुमने हुआलुओ को मार डाला। जू फैन की आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं, और उसने अचानक अपनी हथेली एन नानजिंग की ओर पटक दी। एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष को चीरता हुआ एन नानजिंग की ओर जोर से टकराया। सू शिहे और यांग ये के चेहरे उतर गए, और वे अभिनय करने ही वाले थे कि अचानक एन नानजिंग ने कहा, मैं यह करूंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके सामने का स्थान सचमुच टूटने लगा, और फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे आगे की ओर पटक दिया। टकराना। जू फैन का हमला तुरंत ही विफल हो गया, और फिर एन नानजिंग की मुट्ठी जू फैन के सामने आ गई। जू फैन के चेहरे पर अचानक से बदलाव आया और उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रखकर आगे की ओर पटक दी। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और दर्शक आश्चर्य से देखते रहे कि जू फैन की आकृति उड़ गई।
अंत में वह अपने पीछे मंडप से टकराया और वह हिंसक रूप से हिल गया, फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहा। न केवल अन्य लोग, बल्कि यांग ये भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। नानजिंग वास्तव में बहुत मजबूत है। एन नानजिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से हमला करने वाली थी। हालांकि वह अचानक भौहें सिकोड़ने लगी और फिर उसके भीतर से हरे रंग की ऊर्जा की अनगिनत किस्में रिसने लगीं और चारों ओर फैल गईं। जहां तक एन नानजिंग की बात है, वह जल्दी से सामान्य हो गई और वह स्पष्ट रूप से बेहद कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए यांग ये जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। यांग ये ने जल्दी से एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे खिला दिया और फिर धीरे से बोला, क्या तुम ठीक हो? एन नानजिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, क्या मैं मजबूत हूं? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ताकतवर। अगर तुम मुझसे लड़ने से पहले रूपांतरित हो गए तो मैं निश्चित रूप से उड़कर उड़ जाऊंगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि वह उस अवस्था में एन नानजिंग से नहीं लड़ सकता था, भले ही उसने ब्रिंकलॉ का उपयोग किया हो। एन नानजिंग के होठों के कोनों पर एक अगोचर चाप बन गया। इस बीच यांग ये ने कहा, अभी जो ताकत तुम्हारे पास थी वह शारीरिक ताकत नहीं लग रही थी, लेकिन यह शारीरिक ताकत से भी ज्यादा मजबूत थी। वे दुनिया की ऊर्जा थीं। यह एक ऐसी चाल है जिसे प्रथम मार्शल भगवान ने बनाया था और इसने दुनिया के भीतर छिपी ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए एकत्रित किया। उदाहरण के लिए हवा, पानी, लकड़ी, पृथ्वी की ऊर्जा। संक्षेप में, मैं दुनिया में मौजूद किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। एन नानजिंग ने धीरे से कहा, उस स्थिति में यह इस दुनिया में इस्तेमाल की जा सकने वाली सभी ऊर्जा का उपयोग करने के बराबर है। तो यह वही था। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? उसने अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि केवल मेरे शरीर वाला ही कोई व्यक्ति इन सभी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। कितने डक की बात है, यांग ये ने मन ही मन सोचा। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक दूर से जू फैन की क्रूर आवाज गूंजी, तुमने वास्तव में हुआलुओ को मार डाला। मर जाओ। जैसे ही जू फैन की आवाज गूंजी, यांग ये ने पलट कर देखा और तुरंत एक विशाल ताड़ का पेड़ अंतरिक्ष से उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सू शिहे कुछ करने ही वाला था कि अचानक लिनेन की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी उसके और एन नानजिंग के सामने प्रकट हुआ और फिर बूढ़े आदमी ने उस विशाल ऊर्जा ताड़ के पेड़ पर अपनी मुट्ठी पटक दी। टकराना। हथेली जोर से हिली और हवा में बिखर गई। वू युआन। सू शिहे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे कुछ याद करने में देर नहीं लगी और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत चरम सीमा तक भद्दी हो गई। वू युआन। जू फैन ने अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ कहा, यह मेरी वाइट डी अकादमी का आंतरिक मामला है। इसका आपके मार्शल संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। वू युआन ठंडी हंसी हंसा, यह पहले भी सच था, लेकिन अब से यह मेरे मार्शल संप्रदाय से संबंधित है। जू फैन, मुझे पहले ही मेरे संप्रदाय गुरु से एक आदेश मिल चुका है। अगर अब से कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता है तो वह व्यक्ति मेरे मार्शल संप्रदाय का दुश्मन है। इस बिंदु पर वू युआन का स्वर थोड़ा नर्म हो गया और उसने कहा, जू फैन, मेरा आपके कानून गुट के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए कृपया मुझे कुछ सम्मान दें और उसके लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। तो क्या आप मुझे बता रहे हैं कि हुआलुओ की मृत्यु व्यर्थ ही हुई? जू फैन ने उग्रता से कहा, वू युआन, यह वाइट डी अकादमी है और न ही आपका मार्शल संप्रदाय। वू युआन ने उदासीनता से कहा, चूंकि यह ऐसा है तो अपना कदम उठाओ। जू फैन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और हमला करने ही वाला था। अचानक सू शिहे ने कहा, वू युआन, यह वास्तव में मेरी वाइट डी अकादमी का मामला है और मेरा विद्वान गुट अंत तक उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। आपको बिना वजह चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यांग यी के 3 लोगों का समूह यह दृश्य देखकर दंग रह गया। आखिर क्या हो रहा है? इस बीच हान यू अचानक यांग ये और एन नानजिंग के सामने प्रकट हुआ। हान यू की नज़र यांग ये की बाहों में आराम कर रही एन नानजिंग पर पड़ी और उसने कहा, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं हान यू हूँ, शैतान पथ का एक बाहरी दरबारी बुजुर्ग। ठीक है, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुझे अभी अभी अपने संप्रदाय के गुरु से एक संदेश मिला है। जब तक तुम सहमत हो, वह तुम्हें अभी अपना शिष्य बना लेगा। तुम्हें बस सहमत होना है और अब से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा चुप रहो। इस बीच सू शिहे और वू युआन एक ही समय में गुस्से से चिल्लाए। सू शिहे ने वू युआन और हान यू की ओर देखा, वह मेरी वाइट डी अकादमी से है। सू शिहे, अब तो तुम भी बेशर्मी से पेश आ रही हो। वू युआन ठहाका लगाकर हंसा, वह साफ तौर पर ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी से है। वह वाइट डी अकादमी की सदस्य कब बनी? ओशन ऑफ क्लाउड अकेडमी मेरे वाइट डी अकेडमी के स्कॉलरली गुट से संबंधित है। सू शिहे ने गंभीरता से कहा, वह स्वाभाविक रूप से मेरे वाइट डी अकेडमी की छात्रा है। क्या बकवास है? वू युआन अचानक चिल्लाया, तुमने जो कहा उसके आधार पर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल दाव में अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति मेरे मार्शल संप्रदाय का शिष्य है? मैं तुम पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं।
मेरे मार्शल संप्रदाय के विशेषज्ञ रास्ते में हैं और उन्हें यहाँ पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सांसों का समय लगेगा। उस समय हम इस पर निर्णय लेने के लिए शक्ति का उपयोग करेंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ, हान यू ने ठंडे स्वर में कहा। किसी भी मामले में मेरे शैतान पद के सदस्य भी रास्ते में हैं। लगता है आप सब भूल गए हैं कि यह व्हाइट डी अकादमी है। अचानक दूर से एक आवाज गूंजी और फिर एक बूढ़ा आदमी हाथ में बेंत लिए यहाँ आया। हान यू, वू युआन और सू शिहे के हाव भाव उसे देखते ही एकदम बदल गए। यांग यी की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर हो गई थी। बूढ़े आदमी ने उसे वही एहसास दिया जो लू कियानयुन ने उसे उस दिन दिया था। सू शिहे बोलने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। छोटे सू, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम तुरंत फैंग जोजी को जगा दो। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे जगाने में बहुत देर हो चुकी है। सू शिहे की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। बूढ़े आदमी ने हान यू और वू युआन की उपेक्षा की और उसकी नजर एन नानजिंग पर पड़ी। यदि आप मेरे कानूनी गुट में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो मैं बीती बातों को भूलने के लिए तैयार हूं। एन नानजिंग ने जवाब दिया, मैं घुटने टेक कर जीने की बजाय खड़े खड़े मरना पसंद करूंगी। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सिर हिलाया, जैसा कि मार्शल गॉड फिजिक के मालिक से उम्मीद की जाती है। आपकी ताकत खराब नहीं है और आपकी मानसिकता उससे भी बेहतर है। अगर ऐसा है तो मर जाओ। बूढ़ा आदमी हमला करने ही वाला था कि अचानक हवा में जोरदार ठहाका गूंज उठा। अच्छा, जैसा कि मुझसे हाओतियान के शिष्य से उम्मीद थी। घुटनों के बल लेटने से बेहतर है अपने पैरों पर मरना। हा हा हा। उसी समय जब वह आवाज गूंजनी बंद हुई, एक हरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यहाँ प्रकट हुआ। बेंत वाले बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया जब उसने हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा। वास्तव में इसे बदसूरत होना कहा जाना चाहिए। वू युआन जल्दी से बूढ़े आदमी का अभिवादन करने के लिए गया और सम्मानपूर्वक बोला, मार्शल पैट्रिक चाचा। हाओतियान अचानक गुस्से से चिल्लाया, मुझे बताओ कि तुमने मार्शल गॉड फिजिक की खोज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इसके अलावा तुमने उस बच्चे मिंग युआन को सूचित किया क्यों। वू युआन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बस तुम रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाओतियान ने वू युआन को गुस्से से देखा और उसके चेहरे पर तुरंत एक कड़वा भाव उभर आया। हाओतियान ने वू युआन पर और ध्यान नहीं दिया और वह बेंत वाले बूढ़े आदमी को देखने के लिए मुड़ा। उसने बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराया, ओह माय, लीलाओ गुआई, बहुत दिनों से नहीं देखा। अब तुम एक अर्ध सम्राट बन गए हो। इतने सालों पहले जब मैंने अर्ध सम्राट क्षेत्र प्राप्त किया था तब तुम सिर्फ एक संत थे। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बुरी नहीं है। तो एक मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बार जब मैं युद्ध में उतर जाऊंगा तो मैं अपने भीतर की अराजक ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं तो यह बुरा होगा। लीलाओ गुआई नामक बेंत वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ही उदास भाव था और कुछ देर बाद वह बोला, चूंकि यह कोई ऐसी महिला है जिसे सीनियर हाओतियान ने पसंद किया है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ सम्मान नहीं दे सकता। आगे बढ़ो और उसे ले जाओ। तुम जानते हो कि जब जरूरत हो तो कैसे झुकना है। बुरा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि कानून के गुटों के उन पुराने लोगों ने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनने दिया। हाओतियान जोर से हंसा और फिर वह नानजिंग को देखने के लिए मुड़ा, शिष्य चलो। इस बीच वू युआन हाओतियान के पास गया और फिर उसने यांग ये की ओर इशारा किया, मार्शल पैट्रिक चाचा, यह बच्चा भी बुरा नहीं है। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ यह था कि वह चाहता था कि हाओतियान यांग ये को भी ले जाए। वू युआन की बात सुनकर सू शिहे के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह बोलने ही वाला था। लेकिन हाओतियान ने अचानक अपना हाथ हिलाया, वह उसके सामने खड़ा है। यांग यी अवाक रह गया। एन नानजिंग ने अचानक यांग ये को देखा, मैं भी वहीं जाती हूँ जहां वह जाता है। हाओतियान दंग रह गया और फिर उसने यांग ये को देखा और गंभीरता से बोला, बच्चे, तुम्हारी हड्डियों की संरचना अद्भुत है, इसलिए तुम निश्चित रूप से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होने के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिभा हो। क्या तुम भी मेरे साथ मार्शल संप्रदाय में नहीं चलोगे? मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गुरु भी ढूंढूंगा जो मुझसे कमजोर न हो। यांग ये फिर से अवाक रह गया। अध्याय 1089। क्या तुम कुत्ते हो? तुम क्यों भौंकते रहते हो? यांग ये चुप रहा। सू शिहे ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये चुप है और उसने कहा, यांग ये, चिंता मत करो। जब तक तुम व्हाइट डी अकादमी में हो तब तक मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूँ। उसकी बकवास मत सुनो, हाओतियान ने स्पष्ट रूप से कहा, वह बच्चा बेकार है। वह ली लाओगुई के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जहां तक उनके विद्वान गुट के दूसरे अर्ध सम्राट की बात है तो वह खुद भी खतरे में है, इसलिए उसके लिए आप सभी की रक्षा करना असंभव है। अगर वह मेरे साथ जाती है तो मैं न केवल इस छोटी लड़की की सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। सू शिहे बोलने ही वाला था कि हाओतियान ने अचानक उस पर गुस्से से नजर डाली, बच्चे, क्या तुम मुझसे एकल मुकाबले में लड़ना चाहते हो? क्या तुम? सू शिहे अवाक रह गया।
हाओ तियान ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने एन नानजिंग को देखा। छोटी लड़की, तुम्हारे पास मार्शल गॉड फिजिक है, इसलिए तुम केवल मेरे मार्शल सेक्ट में ही अपनी क्षमता को प्रभावी ढंग से उजागर कर पाओगी। इसके अलावा मेरे मार्शल सेक्ट में अनगिनत संसाधन हैं। जब तक तुम मेरे मार्शल सेक्ट में आती हो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम 3 साल के भीतर मार्शल रैंकिंग में कम से कम शीर्ष 20 तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगी। यांग ये ने नाराजगी जताते हुए कहा, केवल शीर्ष 20? बच्चे, हाओ तियान ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मार्शल रैंकिंग में वे लोग कितने असामान्य हैं? भले ही वह आदमी, जून हुआलुओ, मार्शल रैंकिंग में भी था, लेकिन वह सबसे नीचे था। क्या तुम जानते हो कि शीर्ष पर वे छोटे लोग कितने असामान्य हैं? मैं इसे इस तरह समझाता हूं। मैं भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं शीर्ष 10 में उन राक्षसी प्रतिभाओं को हरा पाऊंगा। समझे? यांग ये स्पष्ट रूप से हैरान था। उसे नहीं पता था कि शीर्ष 10 में शामिल राक्षसी प्रतिभाएं कितनी भयानक थीं, लेकिन वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि यह बुरा आदमी कितना भयानक था। यह कहा जा सकता है कि हालांकि बुरा आदमी वास्तव में सम्राट दायरे में नहीं था, लेकिन वह लू कियानयुन से बिल्कुल भी कमतर नहीं था जो सम्राट दायरे में था। हाओ तियान ने आगे कहा, बच्चे, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बिल्कुल असाधारण है, और उसे व्हाइट डी अकादमी में छोड़ना उसकी क्षमता की बर्बादी होगी। इसके अलावा, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि व्हाइट डी अकादमी के भीतर आंतरिक कलह पहले से ही इस स्थिति में है, तो उसे इन सब में क्यों उलझाया जाए? सु शिहे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने बस आह भरी। वह वास्तव में एन नानजिंग को रखना चाहता था। आखिरकार, यह मार्शल गॉड फिजिक थी। यह रेडियंट आयाम के इतिहास में केवल एक बार दिखाई दिया था। हालांकि, वह जानता था कि जब तक कानून गुट और विद्वान गुट एक साथ नहीं आते, तब तक उसे रखना असंभव होगा। इसके अलावा, मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर, यह बिल्कुल असंभव था। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर नीचे करके एन नानजिंग की ओर देखा, तुम क्या सोचती हो? नानजिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलूंगी। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जिंगर, मुझे यकीन है कि तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, और हम बहुत कमजोर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम किसी काम की नहीं रहोगी। या मैं यह कहूं कि मेरे साथ रहने से तुम्हारा विकास रुक जाएगा। समझी? वह स्वाभाविक रूप से उसे व्हाइट डी अकादमी में रहने की अनुमति नहीं देगा। विद्वान गुट खुद को बचाने में असमर्थ होने की कगार पर था, तो वह एन नानजिंग की रक्षा कैसे कर सकता था? पिछली घटना की तरह, अगर मार्शल संप्रदाय का यह बुरा आदमी नहीं आया होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसके अलावा, एन नानजिंग की प्राकृतिक प्रतिभा बिल्कुल शानदार थी, और यह उसकी खुद की प्रतिभा से भी अधिक थी। जब तक उसे आगे बढ़ने का अवसर और मंच दिया जाता, तब तक वह निश्चित रूप से महानता की ओर अग्रसर होगी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि वह जाए, और जानता था कि अगर वह उसे जाने के लिए कहेगा तो वह निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन वह इतना स्वार्थी नहीं हो सकता था। एन नानजिंग केवल उसकी नहीं थी। उसे मार्शल दाओ पसंद था, इसलिए वह निश्चित रूप से मार्शल दाओ की ओर आगे बढ़ना चाहेगी। इसलिए, वह उसे रोक नहीं सकता था। एन नानजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हम साथ साथ जा सकते हैं। एन नानजिंग की बात सुनकर सु शिहे के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। एन नानजिंग का जाना व्हाइट डी अकादमी के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और अगर यांग ये भी चले गए, तो स्कॉलरली फैक्शन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सु शिहे बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अपना सिर हिला दिया। वह यह कैसे नहीं समझ पाया कि मार्शल संप्रदाय का बुरा आदमी केवल एन नानजिंग के बारे में ही सोचता था। अगर वह उनके साथ जाता, तो वे उसे पालने को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। इसके अलावा, वह व्हाइट डी अकादमी नहीं छोड़ सकता था। ऐसा नहीं था कि उसे व्हाइट डी अकादमी से लगाव था, बल्कि इसलिए कि ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी को स्कॉलरली गुट की सुरक्षा की जरूरत थी। मार्शल सेक्ट और ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के बीच कोई संबंध नहीं था, न ही उनके बीच कोई जुड़ा हुआ हित था। इसलिए, ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के लिए लॉ फैक्शन से लड़ना उसके लिए असंभव था। सु शिहे ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने यांग ये को अपना सिर हिलाते हुए देखा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए देखा कि एन नानजिंग चुप है, आप जो भी निर्णय लें मैं आपका समर्थन करूंगा। एन नानजिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और हाओ तियान को देखा, आप कितने मजबूत हैं। विशेषज्ञ अपने शिष्यों के बारे में बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, और सच्चे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग भी स्वाभाविक रूप से अपने गुरुओं के बारे में बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। हाओ तियान ने भी स्वाभाविक रूप से उस सिद्धांत को समझा, इसलिए उसने ली लाओगुई की ओर इशारा करते हुए कहा, हम दोनों अर्ध सम्राट हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से 100 चालों के भीतर मुझसे हार जाएगा। उन्होंने ली लाओगुआई को देखा, जिसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था, और आगे कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो हम अभी मुकाबला कर सकते हैं। ली लाओगुआई का चेहरा बेहद उदास था, और कुछ देर बाद वह उदासीनता से बोला, वरिष्ठ हाओ तियान इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। मैं वरिष्ठ हाओ तियान की बराबरी कैसे कर सकता हूं? हाओ तियान जोर से हंसा, बच्चे, तुम बहुत समझदार हो। नहीं तो, मैं तुम्हें जरूर पीटता।
इस समय उन्होंने एन नानजिंग को देखा और कहा, छोटी लड़की, मैं तुम्हारे साथ गोलमोल बातें नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए इसलिए उत्सुक हूं क्योंकि मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा। अगर मैं रेडियंट डायमेंशन छोड़ने से पहले इसे पीछे नहीं छोड़ता हूं तो मेरी विरासत खत्म हो जाएगी। मेरे पास अतीत में कोई शिष्य नहीं था क्योंकि वे मेरे मानकों पर खरे नहीं उतरे या मेरी विरासत पाने के योग्य नहीं थे। लेकिन तुम सिर्फ उत्कृष्ट ही नहीं हो, तुम मेरी विरासत पाने के लिए वाकई उपयुक्त हो। एन नानजिंग ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। हाओ तियान मुस्कुराया, ठीक है। एन नानजिंग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाओ तियान ने जवाब दिया, आगे बढ़ो। उसने यांग यी को देखा और कहा, मैं पीछे रहना चाहती हूं और उसके साथ कानूनी गुट का सामना करना चाहती हूं। हाओ तियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस बीच यांग ये ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बाकी काम करने दो। वह नहीं चाहता था कि एन नानजिंग उसके कारण ऐसा अवसर खो दे। एन नानजिंग ने कहा, मैं जोर देता हूं। यांग ये को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। इस बीच हाओ तियान के पास खड़े वु युआन ने अचानक कहा, प्रतियोगिता में केवल 3 राउंड हैं और आप पहले ही 2 राउंड जीत चुके हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि यह जरूरी नहीं है। इस बीच ली लाओगुई अचानक बोल पड़ा, 3 में से 2 जीतने की शर्त यह है कि वे तीसरे दौर तक जीवित रह सकें। अगर वे तीसरे दौर में मर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरा लॉ फैक्शन जीत जाएगा। हाओ तियान ने उदासीनता से कहा, ली लाओगुई, यह सिर्फ 3 जूनियर हैं। क्या इस तरह से व्यवहार करना जरूरी है। ली लाओगुई ने हाओ तियान को देखा और कहा, यह मेरे कानून गुट की प्रतिष्ठा से संबंधित है और यह मेरे कानून गुट के भविष्य से भी संबंधित है। बेशक, अगर सीनियर हाओ तियान वास्तव में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है तो मैं निश्चित रूप से सीनियर हाओ तियान को रोकने में असमर्थ हो जाऊंगा। हालांकि मेरा कानून गुट ऐसी ताकत नहीं है जो दूसरों को इसे धमकाने की अनुमति दे। अगर बदतर स्थिति आती है तो हम सभी अपने पूर्वजों से इस आयाम में उतरने और कुछ मौज मस्ती करने के लिए कह सकते हैं। हाओ तियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एक शत्रुतापूर्ण भाव प्रकट किया, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ली लाओगुई ने हाओ तियान की आंखों में सीधे देखा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। मेरी वाइट दी अकादमी ने बाहरी लोगों को इसके लिए निर्णय लेने की अनुमति देने के बिंदु तक गिरावट नहीं की है। यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण युद्ध छिड़ जाएगा। अचानक यांग ये बोला, चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो चलो जारी रखते हैं। यदि यह संभव था तो वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि यह समाप्त हो जाए। हालांकि कानून गुट स्पष्ट रूप से उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वह इसलिए सहमत हुआ क्योंकि कानून गुट अभी भी प्रतियोगिता के नियमों का पालन कर रहा था। लेकिन अगर मार्शल संप्रदाय का वह बुरा आदमी हस्तक्षेप करता तो कानून गुट के नियमों का पालन करना बंद कर देने की बहुत संभावना थी। एक बार ऐसा हुआ तो महासागर के बादलों की अकादमी निश्चित रूप से संकट का सामना करेगी। किसी और चीज का जिक्र न करें, अकेले जू फैन महासागर के बादलों की अकादमी और शहर को कुचलने के लिए पर्याप्त था। मार्शल संप्रदाय के लिए उसने नहीं सोचा था कि वे महासागर के बादलों की अकादमी के लिए कानून गुट से लड़ेंगे। इसलिए उसे खुद पर भरोसा करना पड़ा। ली लाओगुई ने यांग ये की ओर देखा और उदासीनता से बोला, चूंकि तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। रुको। हाओ तियान ने अचानक यांग ये को देखा और कहा, बच्चे, वे स्पष्ट रूप से तुम्हें मारने का इरादा रखते हैं। तो क्या तुम्हें यकीन है। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने ली लाओगुई को देखा, क्या तीसरे के बाद चौथा राउंड भी होगा। ली लाओगुई ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से आखिरी दौर है। यांग ये ने सिर हिलाया, अगर हम जीत गए तो क्या होगा। ली लाओगुई ने जवाब दिया, जीतो और तुम जी सकोगे। तुम्हें और क्या चाहिए। इस बीच सू शिहे अचानक बोली, यांग ये, चिंता मत करो। अगर आज के बाद कोई भी ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के खिलाफ काम करता है तो यह मेरे स्कॉलरली गुट पर हमला करने के बराबर होगा। वे एन नानजिंग को खो चुके थे, इसलिए वह यांग ये को भी जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर उन्होंने यांग ये से कुछ भी वादा नहीं किया तो बहुत संभावना थी कि यांग ये मार्शल संप्रदाय का पक्ष लेंगे और उसकी सुरक्षा की मांग करेंगे। यांग ये ने सुशेहे की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। यह वही था जो वह सुनना चाहता था। ली लाओगुई ने ठंडी हंसी में कहा, पूर्व शर्त यह है कि तुम जीवित रहो। बस देखो कि अगर तुम मर गए तो क्या विद्वान गुट तुम्हारी उस महासागर के बादलों वाली अकादमी की रक्षा करेगा। बहुत हो गई बकवास। यांग ये ने ली लाओगुई की आंखों में देखा और कहा, तीसरा राउंड क्या है। ली लाओगुई ने जवाब दिया, हम इस दौर में विजेता का फैसला करेंगे। यांग ये ने उत्तर दिया, ठीक है। एन नानजिंग और जू वुशेन दोनों घायल थे, इसलिए उनके लिए एक और लड़ाई लड़ना उचित नहीं था। इस दौर में विजेता का निर्धारण करना वही था जो वह चाहता था। ली लाओगुई ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चौक के बीच में एक पत्थर का मंच दिखाई दिया। पत्थर के मंच को पहले वाले के समान आकार के एक अखाड़े में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। ली लाओगुई ने कहा, अंदर चलो। यांग ये ने ली लाओगुई की ओर देखा, मुझे मत बताओ कि तुम इस राउंड में मुझसे लड़ने जा रहे हो।
तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। जैसे ही ली लाओगुआई ने बोलना समाप्त किया, एक व्यक्ति तुरंत अखाड़े में आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि जू फैन था। जू फैन ने यांग ये को ठंडी निगाहों से देखा। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ। कितनी बेशर्मी है। जुबू शेन जो नीचे जमीन पर लेटा हुआ था, तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाओ तियान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे पता चला कि बेशर्मी वास्तव में कैसी होती है। सू शिहे का चेहरा भी बेहद भद्दा था। जू फैन, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जू फैन ठंडी हंसी हंसा, क्या मुझे उसकी निम्न साधना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसकी बादलों के महासागर अकादमी इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक और उच्च श्रेणी के संत को भेज सकती है। यांग ये चुप रहा। क्या आपके पास एक भी नहीं है? जू फैन ठहाके लगाकर हंसा, चूंकि आपके पास एक भी नहीं है, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते, है न? अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो आपको अपने महासागर के बादलों की अकादमी को बेकार होने के लिए दोष देना चाहिए। यांग ये की बाईं कलाई थोड़ी हिली, और उसकी मुट्ठी में प्राचीन म्यान दिखाई दिया। उसके बाद, उसने एक इरादे वाली तलवार को गाढ़ा किया और उसे म्यान में डाल दिया। एक बार जब वह काम पूरा कर चुका, तो उसने ली लाओगुआई को देखा और कहा, चलो शुरू करते हैं। ली लाओगुई ने यांग ये की तरफ देखा और फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया। यांग ये और जू फैन तुरंत एक जगह पर पहुंच गए। अंतरिक्ष की जेब में युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए जू फैन ठंडी हंसी हंसा, यांग ये, क्या तुम कुत्ते हो? तुम क्यों भौंकते रहते हो? यांग ये ने अचानक उसी क्षण अपनी तलवार खींच ली, जब उसने बोलना समाप्त किया था। अध्याय 1090, एक अर्ध सम्राट हमला करता है। ओह! यांग ये के प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक चमकदार किरण निकली और साथ में तलवार की चीख भी। यहां तक अंतरिक्ष की जेब में मौजूद जगह भी इससे पहले हिल गई, और यह चौंकाने वाला था। यह 90 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। जब उसका शरीर दिव्य दृढ़ता क्षेत्र में पहुंच गया, तो वह 90 अतिव्याप्त हेवन रेंज को पूर्ण आसानी से निष्पादित कर सकता था। जू फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसके अंदर की घृणा काफी कम हो गई थी। भले ही वह यांग ये को देख नहीं सकता था, लेकिन उसने यांग ये को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले यांग ये की ताकत देखी थी, और वह जानता था कि यह उसके लिए खतरा पैदा करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर वह यांग ये को कम नहीं आंकता तो ठीक रहता, लेकिन अगर वह ऐसा करता, तो उसके लिए यह लड़ाई हारना बहुत संभव था, जिसे वह जीतने वाला था। 0 पॉइंट। जू फैन ने बोलना समाप्त करते ही अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया, और फिर एक बड़ी काली उंगली बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ी और यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकरा गई। टकराना। उनकी टक्कर दो उल्कापिंडों की टक्कर की तरह थी, और इससे टक्कर के बिंदु से तुरंत ऊर्जा की एक भयानक लहर फूट पड़ी। ऊर्जा की यह लहर तेजी से आसपास की ओर बह गई, और यहां तक अंतरिक्ष भी इसके सामने लहरा उठा। स्लैश। अचानक, यांग ये की उग्र चीख गूंजी, और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। जहां भी प्रकाश की किरण गुजरी, ऊर्जा की लहर भी कागज के टुकड़े की तरह कट गई। शू फैन की आंखों में एक क्रूर भाव था जब उसने तलवार की ऊर्जा को अपने ऊपर हमला करते देखा। उसके अंदर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बाहर निकल आई जब उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर घुमाया। 0 पाम। एक विशाल हथेली चमक कर आगे आई, और वह एक ब्लेड की तरह थी जो यांग ये पर वार कर रही थी। टकराना। टक्कर के बिंदु पर तुरंत एक विस्फोट हुआ, और फिर ऊर्जा की अनगिनत तरंगों ने यांग ये और जू फैन दोनों को घेर लिया। इसके अलावा, प्रकाश की किरणें टिमटिमा रही थीं, जबकि हथेलियां समय समय पर ऊर्जा की तरंगों के भीतर उड़ रही थीं। मैदान के बाहर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर यह दृश्य देखकर गंभीरता के भाव थे। उन्होंने सोचा था कि यांग ये जू फैन का सामना करते समय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में बिना किसी नुकसान के जू फैन से लड़ने में सक्षम होगा। वे जानते थे कि उन्होंने यांग ये की ताकत को बहुत कम आंका था। हाओ तियान ने थोड़ा सिर हिलाया, वह बच्चा बुरा नहीं लगता। इस बिंदु पर वह नानजिंग को देखने के लिए मुड़ा, और वह मुस्कुराया, लेकिन वह आपकी तुलना करने में सक्षम नहीं है। नानजिंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यांग ये मजबूत है या नहीं। हाओ तियान ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने हान यू को देखा, तुम्हारे शैतान पद के वे पुराने साथी क्यों नहीं आए हैं? हान यू ने हाओ तियान की ओर देखा और कहा, चूंकि सीनियर हाओ तियान को उससे लगाव हो गया है, तो मेरे शैतान पद के वरिष्ठों को स्वाभाविक रूप से सीनियर हाओ तियान को कुछ सम्मान देना होगा। क्या बकवास है? हाओ तियान ने शाप दिया, बच्चे, बकवास बंद करो। यह स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी में था। उन बूढ़े लोगों को पता है कि अगर वे आते भी हैं तो यह व्यर्थ है। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारे शैतानी मार्ग का कुछ भी ऋणी हूं। हान यू के मुंह के कोने फड़क उठे, और वह सूखी हंसी हंसा और कुछ और नहीं बोला। मार्शल पैट्रिक चाचा। इस बीच, वू युआन अचानक हाओ तियान के पास गया और कहा, वह आदमी, यांग ये, वास्तव में बुरा नहीं है। तलवार दाव में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है, और उसके शरीर को अत्यंत भयानक स्तर तक विकसित किया गया है।
अगर वह हमारे मार्शल संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो वह। ऐसी बकवास। हाओ तियान ने वू युआन को बीच में टोकते हुए कहा, तलवार दाव में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है। क्या यह एपेक्स सिटी के ये लैंगक्सी से भी बढ़िया है? शरीर की उसकी साधना भयानक है। क्या यह बिल्डर संप्रदाय के झान तियानया से भी ज्यादा भयानक है? उनका तो कहना ही क्या, वह तो उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। मैं कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं हूं, और मैं किसी को भी यूं ही नहीं ले जाऊंगा। हाओ तियान ने तुरंत वू युआन को घूरते हुए देखा। जब उसने देखा कि वू युआन अपनी बात जारी रखना चाहता है, यदि आप उसे भर्ती करना चाहते हैं तो खुद ही करें। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरी प्रतिष्ठा खराब हो। वू युआन ने ठहाके लगाकर हंसते हुए मन ही मन सोचा, यांग ये की तलवार दाव ये लांगक्सी से बेहतर नहीं है, और उसका शरीर झान तियानया से बेहतर नहीं है। हालांकि ये लांगक्सी का शरीर यांग ये जितना दुर्जय नहीं है, और तलवार दाव में झान तियानया की उपलब्धियां भी यांग ये जितनी दुर्जय नहीं हैं। लेकिन उसने ये शब्द जोर से नहीं बोले, क्योंकि हाओ तियान का मन नानजिंग के मार्शल गॉड फिजिक्स से उत्साहित था, और अगर उसने आगे बोलने की कोशिश की तो उसे मार पड़ सकती थी। युद्ध के मैदान में तलवार की ऊर्जा और ऊर्जा हथेलियां चमक रही थीं, और पूरा युद्ध क्षेत्र कांपने लगा। यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। इस समय जू फैन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, वह और भी हैरान होता जा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि यांग ये एक अर्धसंत था। चाहे वह युद्ध की प्रवृत्ति हो या यांग ये की अपनी ताकत, यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। खासकर यांग ये का शरीर, यह इतना मजबूत था कि वह भी इससे भयभीत और परेशान था, क्योंकि यांग ये ने उसके साथ लड़ाई में अपने बचाव की पूरी तरह से अवहेलना की थी, और यांग ये द्वारा की गई हर एक चाल ऐसी थी जिसमें यांग ये का लक्ष्य एक वार सहना था ताकि वह भी एक वार कर सके। जू फैन एक उच्च कोटि का संत था, इसलिए उसका शरीर भी स्वाभाविक रूप से मजबूत था, लेकिन वह यांग ये जितना मजबूत बिल्कुल नहीं था, और वह यांग ये की तलवार ऊर्जा की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। तो उनके जैसे प्रतिष्ठित उच्च श्रेणी के संत वास्तव में एक अर्ध संत के खिलाफ लड़ाई में बराबर के थे। क्या तुम खुद को बेवकूफ बनाना जारी रखोगे? अचानक ली लाओगुआई की आवाज अंतरिक्ष की जेब में गूंज उठी। इस समय ली लाओगुआई का चेहरा बेहद उदास था। उसने जू फैन को यांग ये से लड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जू फैन यांग ये से जल्दी निपट लेगा। जब तक यांग ये से निपटा जाता, तब तक इस प्रतियोगिता का लॉ ऑफ एक्शन पर बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। आखिरकार इतिहास हमेशा विजेता द्वारा ही लिखा जाता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जू फैन न केवल यांग ये को जल्दी से मार पाने में असमर्थ होगा, बल्कि जू फैन वास्तव में यांग ये के साथ युद्ध में बराबर का मुकाबला कर सकता था। यांग ये एक अर्ध संत था, जबकि जू फैन एक उच्च श्रेणी का संत था। इसके अलावा जू फैन उसके अलावा कानून गुट में सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी था। अगर यह खबर फैल गई तो न केवल जू फैन की प्रतिष्ठा गिरेगी, बल्कि पूरे कानून गुट की भी प्रतिष्ठा गिरेगी। खास तौर पर ऐसे समय में लॉ फैक्शन की सेनाओं का मनोबल गिर रहा था। अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो यह लॉ फैक्शन की योजनाओं के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसीलिए उसने जू फैन को जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करने के लिए युद्ध के मैदान में आवाज भेजी थी। ली लाओगुआई की बात सुनकर जू फैन का दिल कांप उठा, और उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर अपनी हथेली को बार बार आगे की ओर पटक दिया। जिस समय उसने यांग ये को पीछे धकेला, उसी समय उसका चेहरा भी लगभग 300 मीटर पीछे की ओर चमक उठा। उसके बाद उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। एक क्षण में उसके भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, और वह एक प्रचंड बाढ़ की तरह थी जिसने तुरंत ही पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। यांग ये, मुझे मानना कि तुम वाकई बुरे नहीं हो, हालांकि तुम बहुत छोटे हो। अब चलो इसे एक चाल से खत्म करते हैं। जू फैन की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जबकि उसके भीतर से जो आभा निकल रही थी वह और भी मजबूत होती जा रही थी। आखिरकार तुम पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हो। यांग ये ठहाके लगाकर हंसा, और उसने हरक्यूलियन तलवार को वापस अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे जू फैन की ओर चलने लगा। इस बीच दर्शकों ने देखा कि यांग ये की आकृति वास्तव में लाल होने लगी थी। टकराना। यांग ये से खून का एक खंभा हवा में उछला। एक पल में पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लाल हो गया, और असीम नरसंहार की भावना उसमें भर गई। इसके अलावा मैदान के बाहर मौजूद दर्शक भी अंतरिक्ष की जेब में खून की राक्षसी आभा को महसूस कर सकते थे। एक सम्राट रैंक की तलवार। हाओ तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक सम्राट रैंक की वध करने वाली तलवार। ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपनी चेतना बनाए रखने में सक्षम है। वह आदमी इतना बुरा नहीं है। वू युआन स्पष्ट रूप से प्रसन्न था, क्योंकि अगर हाओ तियान यांग ये को जबरदस्ती मार्शल संप्रदाय में ले जाता है तो यह मार्शल संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वह अभी बोलने ही वाला था कि हाओ तियान ने कहा, लेकिन मेरे शिष्य की तुलना में वह अभी भी बहुत कमतर है। वू युआन अवाक रह गया। युद्ध के मैदान में यांग ये ने अपने हाथ में रक्त लाल तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि उसके भीतर से दो प्रकार के इरादे निकल रहे थे, और जू फैन द्वारा उत्सर्जित प्रभावशाली आभा तुरंत उनके द्वारा तितर बितर हो गई।
शून्य श्रेणी की तलवार की मंशा और शून्य श्रेणी की वध की मंशा। हाओ तियान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसकी तलवार की मंशा और वध की मंशा दोनों ही अच्छी तरह से संतुलित हैं, और यह विशेष रूप से उसके वध की मंशा के लिए है। क्या वह दुष्ट गुट से है? ली लाओगुई का चेहरा और भी उदास हो गया जब उसने यांग ये के पास मौजूद उन दो इरादों को देखा। दो इरादों को समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्हें इस तरह से संघनित करना दुर्लभ था। भले ही वह वास्तव में उस घमंडी व्यक्ति यांग ये को मारना चाहता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यांग ये वास्तव में बुरा नहीं था। दुर्भाग्य से यांग यी उसका दुश्मन था, और एक दुश्मन स्वाभाविक रूप से मौत का हकदार था, खासकर जब वह असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा वाला दुश्मन हो। अगर ऐसे दुश्मन को जल्द से जल्द नहीं मारा गया, तो भविष्य में उस दुश्मन को मारना असंभव हो सकता है। जू फैन की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता उभर आई जब उसने यांग ये को खून से लाल रंग की आकृति में बदलते देखा, और उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। जब वह हवा में पहुंचा, तो उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। एक पल में उसके चारों ओर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह वास्तव में विकृत होने लगी। कुछ क्षण की शांति के बाद जू फैन ने अचानक यांग ये की ओर अपनी दाहिनी हथेली थपथपाई, स्वर्ग तोड़ने वाला। जिस समय उसकी आवाज गूंजनी बंद हुई, उसके सामने से एक ऊर्जा हथेली चमक उठी, और फिर पूरे युद्ध क्षेत्र में जगह तुरंत टूटने लगी। अनगिनत दरारें पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक गईं, और यह एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। एक सम्राट रैंक तकनीक। इस बीच यांग ये ने रक्त लाल तलवार को म्यान में डाल लिया, और फिर उसने तुरंत उसे निकाल लिया। ओह! 9 स्वर्गों में गूंजने वाली तलवार की चीख के साथ, तलवार की ऊर्जा की एक रक्त लाल किरण जो शून्य रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा से बड़ी थी, हवा में उछली। यह 110 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। अंतरिक्ष तलवार की ऊर्जा की रक्त लाल किरण से नहीं फटा था, बल्कि इससे पहले का अंतरिक्ष फट गया था। इसका इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि यांग ये का अपने इरादों पर नियंत्रण था। इस समय, चाहे वह अपनी ताकत पर नियंत्रण हो या तलवार के इरादे पर, वे दोनों ही उसकी पिछली क्षमता से कहीं आगे निकल गए थे। इसलिए उसके हमले के भीतर की ऊर्जा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। यही कारण था कि उसकी तलवार की ऊर्जा और भी अधिक भयानक थी। दर्शकों ने देखा कि तलवार की ऊर्जा की लाल किरण विशाल हथेली से टकराए। हालांकि यह केवल एक पल के लिए रुकी, इससे पहले कि वह हथेली को चीरती हुई अलग हो जाए और जू फैन से टकरा जाए, जो अपने हमले को इतनी आसानी से नष्ट होते देखकर दंग रह गया। टकराना। जू फैन की आकृति उड़ते हुए नष्ट हो गई। उड़ते समय उसके शरीर से अनगिनत रक्त की धारें निकलीं, और वे रक्त की धाराओं में बदल गईं जो यांग ये की मुट्ठी में खून से लाल तलवार में बह गईं। जू फैन हार गया था। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। रुको! ली लाओगुई ने गुस्से से दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि जू फैन का खून लगातार बह रहा है, और वह हमला करने वाला था। इस बीच रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण युद्ध के मैदान में हवा को चीरती हुई आई, और फिर उसने जू फैन को गोली मार दी। जू फैन का शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया, और उसमें से खून की अनगिनत धारें निकलीं और यांग ये के हाथ में खून से लाल तलवार में समा गईं। जहां तक जू फैन का सवाल है, वह मर चुका था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली लाओगुई के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति तुरंत दिखाई दी जब उसने देखा कि यांग ये ने उसकी उपेक्षा की है, और फिर उसका शरीर चमक उठा और तुरंत युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ और यांग ये की ओर गोली चला दी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।